जैसे ही विकास ने राघव को देखा, ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो और उसका चेहरा पीला पड़ गया। राघव, तुम कैसे हो? तुम इतनी अच्छी नहीं लग रही हो। यह मुझे वाकई बेचैन कर रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में चिंतित हूं। रात में राक्षस कैसे होते हैं और सुबह आत्मा कैसे तड़पती है? राघव ने पूछा। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? क्या यह हो सकता है यह तुम ही थे? विकास की आंखें खौफ से भर गईं। उसे अचानक वह औषधीय गोली याद आ गई जो राघव ने उसे पीटने के बाद खिलाई थी। कीमियागर संघ के अनुसार यह अंगों की रक्षा के लिए एक गोली थी और इसका प्रभाव यह सुनिश्चित करना था कि आंतरिक अंगों के विफल होने के बावजूद वह कुछ समय तक नहीं मरेगा। लेकिन विकास को हमेशा लगता था कि उस घटना में कुछ गड़बड़ है और आज राघव की बातें सुनकर उसे तुरंत उस गोली पर संदेह हो गया। राघव, वे भूत निश्चित रूप से तुम्हारे थे। तुम नीच कमीने। विकास ने कटुतापूर्वक अपना आक्रोश व्यक्त किया। इन दिनों वह जिस दर्द से गुजर रहा था उसके बारे में सोचते हुए वह गुस्से से चिल्लाया और राघव पर हमला कर दिया। एक हल्का सा थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। इसके पीछे की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी और इससे वह बस उड़ गया। घृणित, तुम मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे करोगे? मैं चाहे कितना भी घिनौना क्यों ना हो, यह तुम्हारे बुरेपन का 100वां हिस्सा भी नहीं है। बताओ, तुमने इतने सालों में मेरे खिलाफ कितने घिनौने तरीके अपनाए हैं? राघव ने हल्के से हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा, तुम्हें खुद भी अब याद नहीं है। क्रूर होने का हमेशा बदला लेना पड़ता है। अब जब मैं मजबूत हो गया हूं तो क्या मुझे बदला नहीं लेना चाहिए? चेहरे पर पड़े इस थप्पड़ ने विकास को पूरी तरह से शांत कर दिया। इन दिनों अपने घावों से उबरने के बावजूद उसने राघव के बारे में जानकारी प्राप्त करना बंद नहीं किया था। यह तथ्य कि राघव ने आर्यद्वीप के राजकुमार के शाही अंगरक्षक को पीटा था ने राजधानी को पूरी तरह से हिला दिया था। वह रक्त संक्षेपण क्षेत्र में एक सच्चा विशेषज्ञ था। सैन्य शक्ति के मामले में विकास अब राघव के मुकाबले में नहीं था। हैसियत के मामले में राघव एक महान पिल अप्रेंटिस था और वह उससे तुलना करने लायक भी नहीं था। विकास को संदेह होने लगा कि गिल्ड के कीमियागरों ने उसे क्या बताया था। कीमियागरों के गिल्ड को राघव के सभी तरीकों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए थी, इसलिए उन्हें उसका इलाज करने में सक्षम होना चाहिए था। इसके बजाय उन्होंने उसे अंतहीन पीड़ा झेलने दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने गिल्ड के बारे में गलत अनुमान लगाया था। राघव ने औषधीय गोली के ऊपर थोड़ा सा भूत तलाशने वाला तरल लगाया था। ग्रैंड मास्टर संजय के अलावा गिल्ड में कोई भी यह पता नहीं लगा सकता था। जाहिर है, सैवेज मार्क्विस के पास संजय जैसे महान व्यक्ति को आमंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। उसे तो छोड़िए, एक राजकुमार के पास भी यह क्षमता नहीं थी। राघव, मुझे आजाद करने के लिए तुम क्या चाहते हो? विकास ने अपने दांत पीस लिए। विकास, तुम्हारी सारी अदम्य हिम्मत कहां चली गई? तुमने मुझे इतने सालों तक सताया, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेके। अब चीजें मेरे पक्ष में बहुत कम समय के लिए ही हुई हैं। अगर तुम अब रुकना चाहते हो तो बहुत देर हो चुकी है। खेल के नियमों का पालन करना होगा, राघव ने उदासीनता से कहा। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। तुम सचमुच मुझे नहीं छोड़ोगे? अगर आप दुख की गहराई से बचना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है। अपनी तलवार लें और इसे अपनी गर्दन पर खींचें। यह केवल 1 सेकंड के लिए दर्द देगा और फिर आप मुक्त हो जाएंगे। मुझसे मदद की भीख मत मांगो। विकास इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। जब वह भूतों से परेशान था और उसकी आत्मा झुलस गई थी तो वह वास्तव में खुद को दर्द से मुक्त करने के लिए मृत्यु का उपयोग करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह क्षण बीत गया, वह सामान्य व्यक्ति बन गया और जीवन के प्रति लालसा से भर गया। यही कारण था कि वह खुद को मार भी नहीं सका। अगर उसने जीवन चुना तो यह दुख था, अगर उसने मृत्यु को चुना तो वह इससे नहीं गुजर सकता था। विकास लगभग गिर चुका था। उसके पास खुद को मारने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगर यह इसी तरह जारी रहा तो वह पागल हो जाएगा। विकास ने अपने दांत पीस लिए और जमीन पर घुटने टेक दिए। राघव, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं हार स्वीकार करता हूं। राघव की नफरत अब पहले जैसी तीव्र नहीं रही। वर्तमान राघव विकास से बहुत ऊपर था
और वे अब एक ही स्तर पर नहीं थे। उसने अपनी आंखों में एक छोटी सी छींटी भी नहीं रखी। राघव कोई ऐसा पादरी नहीं था जो दुश्मनी का बदला दयालुता से चुकाए, लेकिन विकास की दयनीय स्थिति को देखते हुए उसका अधिकांश गुस्सा गायब हो गया। और यह भी सही था, क्योंकि राघव उससे कुछ रहस्य सुनना चाहता था। जैसे ही उसने अपनी स्थानिक अंगूठी को रगड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, राघव की आध्यात्मिक शक्ति ने अचानक देखा कि विकास चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच रहा था और कटु आक्रोश से भर गया था। राघव ने चुपचाप अपने आप से कुछ कहा, फिर वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसकी स्थानिक अंगूठी से एक औषधीय गोली निकली और उसने उसे सीधे विकास की ओर फेंक दिया। यह औषधीय गोली तुम्हारे लिए है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम मुझसे दुश्मनी नहीं करोगे, अन्यथा तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा होगा। राघव फिर चला गया। विकास ने उठने से पहले राघव के दूर चले जाने का इंतजार किया। दूर से उसकी ओर देखते हुए उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। राघव, अगर मैंने तुम्हें एक दयनीय मौत नहीं मरने दी तो मैं विकास नहीं बनूंगा। उसे इस बात का डर नहीं था कि राघव उसे जहर दे देगा, क्योंकि दूर दूर तक कई लोग थे जिन्होंने देखा था कि क्या हुआ था। अगर वह सच में इस औषधीय गोली से मर गया तो राघव सजा से बच नहीं पाएगा। इसलिए उसने आत्मविश्वास के साथ औषधीय गोली निगल ली। अगले दिन विकास यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी रात की भयावहता दूर हो गई थी और अब उसे हर सुबह अपनी आत्मा के जलने की भावना से पीड़ित नहीं होना पड़ता था। उसने मन ही मन ठंडे स्वर में कहा, राघव, बस रुको। अगली बार जब मैं कुछ करूंगा तो मैं एक ही झटके में तुम्हारी जान ले लूंगा। उस समय पछताने वाला व्यक्ति तुम ही हो। जब राघव ने विकास को इसे खाते हुए देखा तो उसने भी उपहास किया था, तुम सच में बहुत दुष्ट हो, इसलिए जीवित रहना असंभव है। मैं वास्तव में तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से तुम विनाश को आमंत्रित कर रहे हो। राघव अभी सड़क पर चल ही रहा था कि अचानक किसी ने उसे पुकारा। उसने मुड़कर देखा कि यह रघु था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन के तीसरे स्वर्ग चरण में पहुंच गया था। अपनी साधना के कारण उसका मूल रूप से मोटा शरीर अब मजबूत और बलवान दिखाई देने लगा। रघु, तुम बुरे नहीं हो। तुम पहले ही आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन के तीसरे स्वर्ग चरण तक पहुंच चुके हो। राघव मुस्कुराया। हे, यह सब राघव की वजह से है, उसने कुछ शर्मीलेपन से कहा। राघव, मैं बस आपसे मिलने के बारे में सोच रहा था। आपको किस चीज की जरूरत है? नहीं, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं तीसरे स्वर्ग चरण में पहुंच गया हूं। मुझे लगता है कि मुझे जश्न मनाना चाहिए। देखो कुणाल ने क्या किया, मैं तुलना में बहुत शर्मनाक नहीं हो सकता है ना? रघु ने कहा। वह रक्त संघनन क्षेत्र में आगे बढ़ गया है, जबकि आप अभी आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन के तीसरे स्वर्ग चरण में हैं। कोई भव्य उत्सव मनाने की क्या जरूरत है? राघव ने हंसते हुए कहा। हाँ, वे समान नहीं हैं। मैं पहले भी साधना नहीं कर सकता था, इसलिए इस बार का उत्सव निश्चित रूप से कुणाल के समान स्तर का है। रघु ने गंभीरता से कहा। खैर, जब मेरे भाई मुझे पीने के लिए आमंत्रित करते हैं तो मैं मना नहीं कर सकता। चलो चलें। हाँ, बढ़िया। मैंने पहले ही दावत का ऑर्डर दे दिया है और हमें सिर्फ तुम्हारी कमी खल रही है। जिस रेस्टोरेंट में रघु उसे ले गया था वह शहर के दक्षिणी हिस्से में था। हालांकि यह उतना मशहूर नहीं था जितना कि कुणाल उन्हें लेकर आया था, लेकिन यह उतना बुरा भी नहीं था। जब राघव अंदर आया तो उसने देखा कि रघु ने सच कहा था। कुणाल, अभी और अन्य लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। हाँ, राघव आखिरकार आ ही गया। राघव भी हंसा। उसने सभी का अभिवादन किया और जैसे ही वह बैठा, खाने पीने की चीजें बाहर लाई गईं। आज तीसरे स्वर्ग चरण में मेरी उन्नति का जश्न मनाने का दिन है। मैंने आखिरकार अपने साधना पथ का पहला कदम उठा लिया है और मेरे सामने एक उज्जवल भविष्य खुल गया है। यह टोस्ट राघव के लिए है। सभी ने उसकी खूब प्रशंसा की। वे सभी ऐसे लोग थे जिनकी किस्मत केवल राघव की वजह से बदली थी। राघव ने भी कोई औपचारिकता नहीं निभाई और एक ही बार में शराब का एक बड़ा कप पी लिया। सभी दोस्त थे, इसलिए खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं थी और सभी ने खूब शराब पी। कुणाल और रघु के अलावा बाकी सभी अभी तक आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन के पहले
हेवन स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए थे। उनके पास वीर आत्माएं थीं, लेकिन शराब के प्रति उनकी सहनशीलता नहीं थी। कुछ ही कप पीने के बाद बहुत से लोगों के मुंह खुले रह गए। राघव, ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग से आए एक मार्शल देवता हैं, पुरुषों के बीच एक अद्वितीय प्रतिभा। हम सभी सोच रहे हैं कि आखिर किस तरह की महिला आपके लिए उपयुक्त है। शराब की मदद से किसी ने पूछा। राघव के जवाब देने से पहले ही अब्बी ने कहा, हे कम से कम यह एक राजकुमारी होनी चाहिए। दिखने में यह पक्षियों और जानवरों को मोहित करने, चांद को ढकने और फूलों को शर्मसार करने में सक्षम एक सुंदरी होनी चाहिए। और साधना के स्तर के लिए जो भी हो, किसी भी मामले में कोई भी राघव को धमकाने की हिम्मत नहीं करता। यहां तक कि आर्यद्वीप का राजकुमार भी ऐसा नहीं है जिससे वह डरता हो। इसलिए उसकी भावी पत्नी को इतना मजबूत होने की जरूरत नहीं है। हा। ठीक है, हमारे फीनिक्स क्राई साम्राज्य में केवल तीसरी राजकुमारी ही उन मानदंडों पर खरी उतरती है, रघु ने कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। मैंने तीसरी राजकुमारी को पहले भी देखा है, और हालांकि वह सुंदर है, लेकिन उसका स्वभाव डरावना है। सामान्य लोग इसे संभाल नहीं पाएंगे। किसी और ने आह भरी। छी, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अभी भी राघव से नहीं मिली है। राघव के सामने तो बाघ भी बिल्ली का बच्चा बन जाएगा। राघव अवाक रह गया। जब उन्होंने तीसरी राजकुमारी का विषय उठाया तो अमोदिता की सुंदर छवि उसके दिमाग में उभरी। वह कुछ दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अमोदिता वास्तव में एक कोमल हृदय वाली महिला थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसे दुनिया के सामने घमंडी और असभ्य व्यवहार करना पड़ा। साथ में बिताए गए समय के बारे में सोचते हुए उसके अंदर एक गर्मजोशी भरी भावना भर गई। साथ ही उसे अंदर से अजीब भी महसूस हुआ। क्या इस तरह की बातें करना अमोदिता के लिए अनुचित नहीं था? राघव इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक महिला की ठंडी हंसी गूंजी। तुम बेशर्म किसान सच में पागलपन भरी बातें सोचते हो? क्या तीसरी राजकुमारी के बारे में तुम चर्चा कर सकते हो? ये शब्द सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रघु ने गाली देते हुए कहा, ये कैसी बेवकूफ औरत है, पापा के लिए निकल जा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गलियारे से एक मेज सीटी बजाती हुई उनकी ओर आई, लेकिन अचानक वह बीच हवा में ही रुक गया। राघव ने उसे पकड़ लिया था और अपने हाथ के एक झटके से उसे वापस उड़ा दिया। एक महिला अभी अभी वहां से निकली थी। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव था और वह मेज साफ तौर पर उसी ने फेंकी थी। वास्तव में पहले उन्हें पटक कर मेज फेंकना और फिर बाहर निकल जाना, यह कितना महान आचरण है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस टेबल को उसने फेंका था वह असल में उससे 10 गुना ज्यादा ताकत से उस पर वापस गिरेगी। टेबल की वजह से पैदा हुई तूफानी ताकत की वजह से उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। यह बहुत जल्दी हुआ था और उसके लिए बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अगर वह इससे टकराती तो निश्चित रूप से उसकी कुछ हड्डियां टूट जाती। अचानक टेबल उड़ गई। ब्लेड के निशान वाला एक आदमी सबकी नजरों में आया और उसने महिला को बचाया। जब सबने उसे देखा तो एक बार फिर उनके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उन्होंने उसे आर्यद्वीप के राजकुमार के निजी अंगरक्षक के रूप में पहचान लिया। जख्मी आदमी राघव को देखकर चौंक गया और उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी फिर से तुमसे मिलूंगा। हालांकि वह उस टेबल को तोड़ने में कामयाब हो गया था, लेकिन वह पूरी तरह से बल को तितर बितर करने में कामयाब नहीं हुआ था। फर्श पर एक भारी पद चिन्ह रह गया था, जो दर्शाता था कि उसने राघव की ताकत का गलत अनुमान लगाया था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आखिरकार एक यंग व्यक्ति हूं। मुझे ऊर्जावान तरीके से काम करना होगा और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना होगा। मैं आप जैसे अद्भुत व्यक्ति से तुलना नहीं कर सकता, जिसने पहले ही खुद को नीचे गिरा लिया है और अब आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि मुझे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, उन्होंने उदासीनता से कहा। जख्मी आदमी का चेहरा काला पड़ गया और वह जवाब देने ही वाला था कि तभी दूसरी आवाज गूंजी, हाँ, कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन राघव अभी भी पहले की तरह ही शांत है। आर्यद्वीप के राजकुमार आर्यवीर उसी आकर्षक मुस्कुराते चेहरे के साथ धीरे धीरे चले आए जो उन्होंने पहले भी दिखाया था। आर्यवीर मुस्कुराया, यह सिर्फ एक गलतफहमी है।
मैं तुम्हें अपनी बहन आरवी से मिलवाता हूं। राघव का जबड़ा खुला रह गया। तो यह पागल औरत वास्तव में एक राजकुमारी थी। यही कारण था कि ग्रैंड मास्टर संजय ने उसे उसके आसपास सावधान रहने के लिए कहा था। अब तुम्हें पता चल गया है कि हमारे बीच कितना बड़ा अंतर है। आरवी ने राघव के आश्चर्य पर व्यंग्य किया। उसने अपना सिर हिलाया। हाँ, हम वाकई काफी अलग हैं। अगर मैं 10,000 साल तक भी प्रशिक्षण लेता तो भी मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ से तुलना नहीं कर सकता। आरवी, क्या बढ़िया नाम है। तुम। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। न केवल आरवी बल्कि आर्यवीर की आंखें भी एक पल के लिए ठंडी हो गईं। फिर वह मुस्कुराया। ठीक है, अब जब हर कोई एक दूसरे को जानता है तो मुझे आश्चर्य है कि आप पहले क्या बात कर रहे थे कि यह इतना जीवंत हो गया। रघु और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से आर्यद्वीप के राजकुमार के साथ थोड़ा असहज थे। आखिरकार वह एक राजकुमार था और स्थिति में अंतर बहुत बड़ा था। वे राघव की तरह जिद्दी नहीं थे और उन्हें उससे कुछ भी गलत कहने की हिम्मत नहीं हुई। वे सब एक पल के लिए चुप हो गए। आरवी ने व्यंग्य किया। मैंने इन टोड़ों को तीसरी राजकुमारी का अपमान करते हुए और इस बारे में बात करते हुए सुना कि वह किससे शादी करेगी, लेकिन मजेदार बात यह है कि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि मेरे भाई ने तीसरी राजकुमारी को जीतने के लिए महारानी दामिनी को पहले ही सगाई का तोहफा दे दिया है। इन लोगों ने मेरे भाई की मंगेतर पर नजर डाली है। वे वास्तव में मौत को दावत दे रहे हैं। यह खबर सुनकर राघव के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने ठंडे स्वर में आर्यवीर से पूछा, क्या यह सच है? राघव, अपने रवैये पर नियंत्रण रखो, जख्मी आदमी ने चेतावनी दी। कोई बात नहीं। आर्यवीर ने जख्मी आदमी की ओर हाथ हिलाया। वह राघव की ओर देखकर मुस्कुराया। इस बार मैं फीनिक्स क्राई एम्पायर में इसलिए आया क्योंकि मेरे पिता ने मुझे तीसरी राजकुमारी को प्रपोज करने का आदेश दिया था। चूंकि महारानी दामिनी पहले ही सहमत हो चुकी हैं, इसलिए हमें जल्दी से एक तारीख तय करनी चाहिए। अगर राघव के पास भविष्य में समय है तो मैं आपको शादी की दावत के लिए अपने आर्यद्वीप में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। कौन जानता था कि आर्यवीर यह जानबूझकर कर रहा था, लेकिन राघव के प्रति उसका भाव एक विजेता की तरह था जो हारने वाले को दयनीय दृष्टि से देख रहा था। क्या वह जानता था? राघव यह जानते हुए भी चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका कि आर्यवीर जानबूझकर उसे उकसा रही थी, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी बेकाबू होकर बढ़ रहा था। शायद अगर वह सच्चाई जाने बिना ऐसा कर रहा होता तो ठीक होता, लेकिन राघव को पता था कि अमोदिता के इर्द गिर्द एक साजिश चल रही थी। उसके भीतर की विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जा के बीज थे जो कटने का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब जब वे पक चुके हैं तो कोई उन्हें काटने आया है। हालांकि जिस व्यक्ति ने उन्हें स्थापित किया था वह आर्यवीर नहीं था, लेकिन वह इससे लाभान्वित होने वाला व्यक्ति था, इसलिए वह निश्चित रूप से एक भागीदार था। उसे कई रहस्य पता होने चाहिए। अपने अनुभवों के बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि क्या उसकी स्थिति का आर्यवीर से कोई संबंध है। संभावना निश्चित रूप से बहुत अधिक थी। जब उसने अपने और अमोदिता के इर्द गिर्द चल रही साजिशों के बारे में सोचा तो उसकी हत्या की नीयत उबल पड़ी, लेकिन अभी भी कार्रवाई करने का समय नहीं था। उसे अभी भी मजबूत होना था। अब तक तो उसे सिर्फ हिमशैल का सिरा ही दिखाई दिया था। वह अभी भी नियंत्रण में नहीं था, इसलिए उसे सहना पड़ा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका गुस्सा जल्दी ही शांति में बदल गया। राघव के गुस्से भरे चेहरे को अचानक फीका पड़ता देख आर्यवीर का दिल थोड़ा कांप उठा। राघव के प्रति उसकी सतर्कता बढ़ गई। जो दुश्मन अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते थे वे वाकई डरावने होते थे। भाई आर्यवीर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तीसरी राजकुमारी को प्रपोज करना चाहिए। राघव ने अपना सिर हिलाया। क्यों हो? मैंने भाग्य के रहस्यों का अध्ययन किया है। जब मैंने आपके लिए कुछ गणनाएं की तो मुझे एहसास हुआ कि भाई आर्यवीर के नाम में हवा शब्द है, जबकि तीसरी राजकुमारी के नाम में जंगल शब्द है। हवा जंगल को नष्ट कर देगी, इसलिए यह तीसरी राजकुमारी के लिए अच्छा नहीं है। राघव आर्यवीर के हाव भाव देख रहा था। हाँ, राघव वाकई मजाकिया है। ऐसी बात को कैसे सच माना जा सकता है? आर्यवीर ने हंसते हुए कहा। राघव की आंखें और भी उदास हो गईं।
अपनी दिव्य भावना का पूरी तरह इस्तेमाल करके उसने देखा कि आर्यवीर के हाव भाव भले ही उसके बोलने के दौरान नहीं बदले हों, लेकिन उसका दिल थोड़ा धड़क रहा था। तो यह कमीना सचमुच बहुत कुछ जानता है। ऐसा नहीं है, चेहरे पढ़ने की मेरी क्षमता निश्चित रूप से मास्टर स्तर की है। भाई आर्यवीर, आपके जीवन में बहुत आग है और इसीलिए आपको रुद्रा नाम दिया गया था। आग हवा की शक्ति उधार लेती है। ऐसी लौ हजारों मील तक फैलती है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। यह वास्तव में एक अच्छा नाम है। राघव ने प्रशंसा की। आर्यवीर ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन वह भी एक पल के लिए रुक गया। उसका दिल पागल हो रहा था। क्या राघव के पास वास्तव में ऐसे कौशल थे? उसका नाम वास्तव में एक रहस्यमय व्यक्ति से प्रेरित था, जिसने इसे ठीक वैसे ही समझाया था जैसे राघव ने समझाया था। उसका जीवन अग्निभाग्यशाली था और केवल इसी कारण से उसके माता पिता ने उसका नाम रुद्रा रखा। हालांकि उसने अपना चेहरा हमेशा की तरह शांत रखा, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था और खून का बहाव बढ़ रहा था। उसकी सांसों में आ रहे बदलाव को राघव ने अनदेखा नहीं किया। राघव मन ही मन हंसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका नकली अभिनय वास्तव में किसी बात को छुएगा। उसने आगे कहा, जहां तक हमारी तीसरी राजकुमारी की बात है, उसके नाम में अमोदिता अक्षर है। तुम अग्नि भाग्यशाली हो, लेकिन उसके नाम में पानी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके नाम में राजा का अक्षर भी है। इसलिए यह केवल साधारण पानी नहीं है, बल्कि पानी का राजा है। हवा और जंगल एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जबकि पानी आग को बुझा देता है। आप ऐसे नाम वाले व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते। और इसके अलावा राजधानी चार तरफ से पानी से घिरी हुई है, इसलिए भाई आर्यवीर के लिए यह बहुत जोखिम भरा है। यदि आप तीसरी राजकुमारी से शादी करने की हिम्मत करते हैं, तो आप संभवतः फेनिक्स क्राई साम्राज्य छोड़ने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपको यह विचार त्यागने की सलाह देता हूं। महिलाएं कपड़ों की तरह होती हैं। सिर्फ एक कपड़े के लिए आप अपनी जान जोखिम में डालेंगे, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। कुणाल, रघु और बाकी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। क्या वह राजकुमार को धमका रहा था? जहां तक राघव की चेहरे पढ़ने की क्षमता का सवाल है, तो उन्हें इस पर आधा यकीन था और आधा शक। लेकिन अब राघव सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहा था और वे इस पर भरोसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। इस समय आर्यवीर की अभिव्यक्ति बहुत भद्दी थी। राघव के शब्दों ने उसे बहुत असहज कर दिया, क्योंकि उसके पास उनका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। अपने झूठ से हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। क्या तुम सोचते हो कि तुम कुछ पार्लर ट्रिक्स का उपयोग करके एक राजकुमार को भ्रमित कर सकते हो? मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। जख्मी आदमी गुस्से से चिल्लाया। एक कुत्ता जो सुनता ही नहीं, वह अपने मालिक के सामने बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? राघव ने भौहें चढ़ाई। शुरू से ही वह उस जख्मी आदमी की हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था, और उस हत्या की मंशा ने उसे अंदर तक हिला दिया। इसका मतलब यह था कि जख्मी आदमी उसे मारने के बारे में सोच रहा था। राघव निश्चित रूप से उसे कोई सम्मान नहीं देगा। कमीने! जख्मी आदमी गुस्से से चिल्लाया और राघव पर मुक्का मारा। रुकना! आर्यवीर ने जख्मी आदमी को हमला करने से रोका। वह इस समय पहले से ही अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया था और उसने राघव को देखकर मुस्कुराया। किसने सोचा होगा कि राघव का इतना मजाकिया पक्ष भी होगा? मेरे क्षितिज वास्तव में व्यापक हो गए हैं। दुर्भाग्य से मेरे पास इस समय अभी भी काम करने के लिए हैं, इसलिए चलो किसी और दिन बात करते हैं। आर्यवीर जख्मी आदमी और आरवी दोनों को ले आया, लेकिन आरवी ने फिर भी राघव को गुस्से से घूरा। उसकी घृणा भरी निगाहों से ऐसा लग रहा था कि वह राघव को बस एक मांस का टुकड़ा समझ रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद जख्मी आदमी ने बेरहमी से कहा, अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो राघव अब तक मर चुका होता। इस राघव को निश्चित रूप से मरना ही होगा। मैं भी लगभग खुद पर नियंत्रण खो चुका था। वह कमीना वाकई घिनौना है, लेकिन राघव के पास अभी भी दूसरे काम हैं। अगर वह मर गया तो इससे हमारी योजनाएं प्रभावित होंगी। उसे कुछ और दिन जीने दो। आर्यवीर ने आह भरी। यहां तक कि उसके जैसा शांत व्यक्ति भी उस पर हमला करने के लिए लगभग तैयार हो गया था। वह सचमुच बहुत क्रोधित था।
मास्टर ने मुझे उस बूढ़े कमीने संजय के सामने राघव को हराने के लिए आदेश भेजा है। अगर तुम उससे पहले उसे मार देते हो तो यह निश्चित रूप से उस बूढ़े भूत को गुस्सा दिलाएगा, आरवी ने ठंडे स्वर में कहा। वह बूढ़ा बेवकूफ, चाहे मैंने ईमानदारी से भीख मांगी हो या उसे बहकाने की कोशिश की हो, वह मेरी मदद नहीं करेगा। कितना समय बर्बाद हुआ। आर्यवीर ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। शुरू से ही मास्टर की तुम्हें लुभाने की कोशिशें काम करने की संभावना नहीं थी। क्यों? आर्यवीर ने अपना सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। उसके बगल में खड़ा जख्मी आदमी आह भरते हुए बोला, क्योंकि राजकुमारी, तुम्हारे अंदर एक महिला का उचित स्वभाव नहीं है। आरवी ने जख्मी आदमी के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, लेकिन वह बस उदासीनता से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह इसका आदी हो चुका है। एक बार जब वे चले गए तो राघव और बाकी लोगों की भी शराब पीने में रुचि खत्म हो गई। राघव को लगा जैसे उसका समय खत्म हो रहा है। वह जितना सत्य के करीब पहुंचता गया, यह उतना ही खतरनाक होता गया। एक बार जब पूरा सत्य सामने आ गया तो अगर उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं होगी तो वह निस्संदेह मर जाएगा। लेकिन मूल रूप से समय पर्याप्त नहीं था। उसे खेती करने के लिए हर पल का लाभ उठाना था। शक्ति में थोड़ी सी भी वृद्धि उसे जीवित रहने का अधिक मौका दे सकती थी, लेकिन अमोदिता की परिस्थिति भी उस पर दबाव डाल रही थी। उसे समय के खिलाफ दौड़ना था और उसका मामला सुलझाना था। क्या आप राघव हैं? अचानक एक दुबला पतला मध्यम आयु का आदमी रेस्तरां में आया और राघव का अभिवादन किया। क्या आप राघव हैं? मैं हूं। राघव चौंक गया, क्योंकि वह खुद भी इस व्यक्ति को नहीं पहचान पाया था। बिल्कुल सही, मंडप स्वामी के आदेश पर मैं आपको यह निमंत्रण कार्ड देने आया हूं। दुबला पतला अधेड़ व्यक्ति खुश हुआ। यंग कुलीन, आप शायद मुझे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मैं नीलामी गृह का परिचारक हूं। मैं आपको विशेष रूप से हमारी वार्षिक नीलामी में आमंत्रित करने आया हूं। अब जाकर राघव को समझ में आया, उसे किसी तरह के व्यावसायिक काम में खींचा जा रहा था। जहां तक अटेंडेंट होने की बात है तो उसे सिर्फ पैदल चलने वाला कहना ज्यादा सही होगा। राघव को इस नीलामी गृह की बहुत अच्छी समझ थी। यह फीनिक्स क्राई साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध नीलामी घर था और एक बहुत बड़ा अस्तित्व था। हालांकि इसकी तुलना अल्केमिस्ट गिल्ड से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह निश्चित रूप से शक्तिशाली था। यह एडवेंचरर्स गिल्ड का सबसे करीबी साथी था। साहसी संघ अनगिनत साहसी लोगों द्वारा गठित एक गठबंधन था, और हालांकि यह एक डीली साझेदारी थी, फिर भी इसके कई सदस्य थे। साहसी लोग अपना अधिकांश समय जंगलों में यात्रा करते थे, और यद्यपि यह एक अत्यंत खतरनाक व्यवसाय था, फिर भी इसके पुरस्कार भी बहुत अच्छे थे। सभी प्रकार की विचित्र औषधीय जड़ी बूटियां और जादुई जानवरों के मूल पाए जा सकते थे, और यदि किसी की किस्मत वास्तव में अच्छी हो तो प्राचीन विरासत भी मिल सकती थी। साहसी लोग नीलामी गृह के साथ सहयोग करने के बहुत शौकीन थे, क्योंकि वहां कीमतें बहुत उचित थीं। वहां अपनी कमाई बेचना लूट को बेचने का सबसे सुरक्षित तरीका था। उनमें से कुछ लोग खुद खतरे में नहीं पड़ते थे। वे दूसरों के साथ सौदे करते थे या दूसरों को लूटने के लिए मार भी देते थे। ये बेहद आम बातें थीं। कभी कभी शहर जंगल से भी ज्यादा भयावह होता था। इसलिए नीलामी गृह की वार्षिक नीलामी हमेशा अनगिनत लोगों को आकर्षित करती थी। वे उस नीलामी के लिए साल भर में इकट्ठा किए गए सबसे दुर्लभ खजानों का चयन करते थे। लगभग हर नीलामी में उन्हें ऊंची बोली पर प्रसन्नता होती थी, इसलिए समय के साथ उनकी नीलामी का दायरा भी बढ़ता गया। पिछले 2 सालों में नीलामी की गुणवत्ता अविश्वसनीय रूप से बढ़िया हो गई थी, और उन्होंने नए नियम भी बनाए थे। अब बिना आमंत्रण कार्ड के इसमें प्रवेश करना असंभव था, और जो लोग निमंत्रण कार्ड प्राप्त कर सकते थे वे केवल बहुत ऊंचे दर्जे के लोग थे। राघव ऐसा कार्ड पाने वाला पहला यंग था। यह बहुत अच्छी बात है राघव, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो यह सिर्फ समय की बर्बादी होगी, अभी ने कहा। नीलामी गृह की नीलामी की सभी वस्तुएं बेहतरीन थीं। हर एक वस्तु बेहद आकर्षक थी। नीलामी घर के विशेषज्ञ विज्ञापन और प्रलोभनों को जोड़कर कीमत हर समय बेतहाशा बढ़ती रहेगी। पैसे के बिना आप केवल ईर्ष्या से ही देख सकते हैं।
क्या आपके पास नीलाम होने वाली चीजों की सूची है? राघव ने पूछा। इस नीच आदमी के पास केवल पहले 10 चीजों की सूची है, आप देख सकते हैं, दुबले पतले आदमी ने क्षमा मांगते हुए कहा। इसके रहस्य को बनाए रखने के लिए नीलाम की जाने वाली सर्वोत्तम चीजों को कभी भी लीक नहीं होने दिया जाएगा। राघव ने उस पर नजर डाली। जब उसने सूची में स्टार फ्यूजिंग घास को देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह वास्तव में स्टार फ्यूजिंग घास थी जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। सामान्य स्टार फ्यूजिंग घास हमेशा 10 से 100 साल पुरानी होती थी। 100 साल से ज्यादा पुरानी घास दुर्लभ थी और 1000 साल से ज्यादा पुरानी घास असाधारण रूप से कीमती खजाना बन जाती थी। ऐसा खजाना वास्तव में सूची का पहला आइटम मात्र था। राघव के आश्चर्य को देखकर दुबला आदमी प्रसन्न हो गया और बोला, एक गोली प्रशिक्षु के रूप में आपके पास जो भी कीमती औषधीय गोलियां हैं उन्हें हमें सौंप दिया जा सकता है। यदि इसकी गुणवत्ता और दुर्लभता मानकों तक पहुंचती है तो हम इसे नीलामी में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन हम 50% कमीशन लेते हैं। 50%? हाँ, कितना क्रूर। क्या तुम 50% मांगने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम इससे ज्यादा मांगने की हिम्मत कर सकते हो? मानो राघव के विचारों को समझते हुए वह हंसा। जब तक आपके पास जो है वह काफी अच्छा है, तब तक हमारी पैकेजिंग और विज्ञापन के बाद हमारे मुख्य नीलामीकर्ता के अलंकरण के अलावा कीमत निश्चित रूप से आपकी कल्पनाओं से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। यह सुनकर राघव को थोड़ी राहत मिली। साथ ही उसे इस बात की थोड़ी प्रशंसा भी हुई कि वे अपना व्यवसाय कैसे चलाते हैं। राघव को यह नहीं पता था कि इस आदमी का काम वास्तव में उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। दुबले पतले आदमी की स्थिति वाले लोगों को वार्षिक नीलामी के लिए 3 कोटे मिलेंगे, जिसका मतलब है कि उन्हें केवल 3 लोगों को आमंत्रित करने की अनुमति थी, चाहे वे लोग कुछ खरीद रहे हों या बेच रहे हों। जिसने उसे आमंत्रित किया था उसे एक निश्चित प्रतिशत मिलता था। वे जितना ज्यादा सामान खरीदेंगे या बेचेंगे, उस व्यक्ति को उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए आमंत्रित किए गए हर व्यक्ति का चयन सावधानी से किया जाना था। लेकिन इतने सालों के बाद पहले से ज्यादा अमीर लोगों को आमंत्रित किया जाने लगा और सिर्फ कुछ ही लोग रह गए। अब वे सिर्फ कुछ ही लोगों को चुन रहे थे। यह दुबला पतला आदमी बहुत चतुर था, इसलिए जैसे ही उसे अपना कोटा मिला वह राघव को आमंत्रित करने के लिए दौड़ा। उसे डर था कि अन्य लोग पहले वहां पहुंच जाएंगे। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। राघव राजधानी में अपनी पीढ़ी के सबसे मशहूर व्यक्ति थे और निश्चित रूप से उनमें बहुत संभावनाएं थीं। कृपया इस नीच व्यक्ति के कॉलिंग कार्ड पर नजर डालें। उसने राघव को एक छोटा कार्ड दिया। प्रवीण? हाँ, मैं एक गरीब परिवार से हूं। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं अमीर बन जाऊं, इसलिए उन्होंने ऐसा नाम रखा। दुबले पतले आदमी ने शर्मिंदगी के साथ समझाया। उसके स्पष्टीकरण से राघव को भी थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। सिर हिलाते हुए उसने कहा, मुझे निश्चित रूप से चीजें खरीदने में बहुत दिलचस्पी है। मेरे पास कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें मैं नीलाम करना चाहता हूं। यह कैसे काम करता है? प्रवीण की आंखें चमक उठीं। कोई भी खजाना सीधे नीलामी गृह में लाया जा सकता है। हम उन्हें लेने के लिए आपके दरवाजे पर भी जा सकते हैं। राघव ने सिर हिलाया। नीलामी में सिर्फ 1 महीने से भी कम समय बचा था, इसलिए उसके पास अभी भी समय था। प्रवीण के साथ अपॉइंटमेंट तय करने के बाद राघव और बाकी सभी लोग रेस्तरां से चले गए। राघव, फिनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल अब से 1 हफ्ते बाद है, तुम्हें जरूर आना होगा, कुणाल ने उम्मीद से कहा। फिनिक्स क्राई लालटेन महोत्सव साम्राज्य का सबसे बड़ा उत्सव था। राजधानी की पूरी अविवाहित आबादी इसमें भाग लेती थी। यह बेहद जीवंत था और यह वह त्योहार था जिसका सभी यंग सबसे अधिक इंतजार करते थे, विशेषकर अविवाहित पुरुष। उनमें से प्रत्येक एक बैल की तरह होगा जो किसी महिला का ध्यान आकर्षित करने के अवसर की प्रतीक्षा में दृढ़ संकल्पित होगा। जहां तक महिलाओं का सवाल है, वे भी यह देखना चाहती थीं कि क्या उन्हें कोई स्वीकार्य पुरुष मिल सकता है। पुरुषों और महिलाओं का इस तरह एक साथ होना थोड़ा विवादास्पद था, लेकिन फिनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल के 1 दिन के दौरान सभी वर्जनाएं हटा दी गईं और दोनों लिंग एक साथ
अपनी इच्छानुसार पार्टी कर सकते थे। इस प्रकार उनमें से कई लोगों ने इस त्योहार के लिए पहले से ही तैयारियां कर ली थीं। और इसका सबसे मजेदार हिस्सा उनकी पीढ़ी में नंबर 1 जूनियर योद्धा के लिए लड़ाई थी। त्योहार के दौरान हमेशा एक मार्शल स्टेज होता था। जब तक आप एक साधक थे और 20 साल से कम उम्र के थे, कोई भी ऊपर जा सकता था। प्रथम स्थान की लड़ाई सबसे खास थी। जब तक आपको वह खिताब मिल जाता, तब तक आपके लिए चुप रहना भी संभव नहीं होता। अनगिनत महिलाएं आपके पीछे फूल भेजती, इतने फूल कि आपको दफना भी दिया जाता। बस इसके बारे में सोचते ही पुरुषों के दिलों में आग लग जाती। शांत रहने वाला कुणाल भी जोश से जल रहा था, और जैसा कि अपेक्षित था, रघु और बाकी सभी उत्साह से भरे हुए थे। राघव, तुम्हें जरूर आना होगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाना चाहेंगे, रघु ने विनती की। तो फिर हम में से कोई भी न जाए और इसके बजाय कहीं और जाकर शराब पीने की जगह ढूंढे, राघव ने हंसते हुए कहा। नहीं मास्टर राघव, हम 1 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। रघु और बाकी लोग तुरंत उदास हो गए। उनमें से कुछ घुटनों के बल बैठ गए और राघव के पैरों को गले लगा लिया, जब तक कि वह सहमत नहीं हो गया। राघव, अगर तुम नहीं जाओगे तो यह बहुत उबाऊ होगा। राजधानी में तुम हमारी पीढ़ी के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हो। तुम्हें नंबर 1 के रूप में देखा जाता है, और अगर तुम नहीं जाओगे तो यह अनगिनत लोगों को निराश करेगा, कुणाल ने समझाया। मुझे इतना बड़ा नाम कब मिला? राघव चौंका। तुम्हें नहीं पता? यहां तक कि छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानते हैं। दोहरी मार्शल और गोली की साधना जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देती है। हीरोइक असेंबली हाउस का क्रोधित देवता, जिसने अपने पंख फैलाए और फीनिक्स क्राइस साम्राज्य से बाहर उड़ गया, जो 9 स्वर्गों पर घमंड से हंसता है। राघव, कुणाल ने राघव को अजीब तरह से देखा। यह कैसी स्थिति है? मुझे कैसे नहीं पता था? मेरे बारे में कविताएं लिखी गई हैं। राघव मूर्खतापूर्ण तरीके से चुप हो गया। ठीक है राघव, आपके सभी भाई आपके साथ उत्सव का आनंद लेने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। कुणाल बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसने शुरू से ही राघव को अपना भाई माना था, इसलिए उसे बाकी लोगों की तरह ज्यादा शंकाएं रखने की जरूरत नहीं थी। उफ, मैं जाऊंगा, राघव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वह मूल रूप से एक अतिरिक्त दिन के लिए प्रशिक्षण की योजना बना रहा था। रघु और बाकी सभी लोग इस पर खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने सामने अनगिनत खूबसूरत महिलाओं का दृश्य देख रहे हों। दूसरों से अलग होने के बाद राघव जल्दी से घर भागा। उसने रात का खाना भी नहीं खाया। वह जो समय बर्बाद कर रहा था वह बहुत ज्यादा था। उसे तुरंत अपनी साधना का आधार बढ़ाना था। यद्यपि समृद्धि स्टार पहले से ही पूरी तरह से संघनित हो चुका था, लेकिन अब जब उसने एक डेंटियन प्राप्त कर लिया था तो वह जल्दी से अधिक चक्रवातों को संघनित करना चाहता था। उसके डेंटियन में फिलहाल सिर्फ 3 चक्रवात थे। वह उन्हें बनाना जारी रखना चाहता था, लेकिन उसकी यादों में असुरा सुतरा बॉडी आर्ट के भीतर ऐसा करने का कोई सुराग नहीं था। जब समृद्धि तारा संघनित हुआ था तो 3 चक्रवात एक साथ दिखाई दिए थे। यहां तक कि राघव को भी नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। अब राघव ने पाया कि जब वह अपने डेनेटियन को घुमाता है तो 3 चक्रवात भी उसके साथ घूमते हैं। यह विधि केवल युद्ध के लिए उसके भीतर निरंतर ऊर्जा भेजने के लिए थी और साधना के लिए नहीं थी। समृद्धि स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा चक्रवातों की ओर आकर्षित होने से वे तुरंत आकार में 10 गुना बढ़ गए और राघव की सांसें प्रत्याशा में तेज हो गईं। लेकिन यह भी युद्ध के लिए था, न कि उन्हें विकसित करने का तरीका। राघव ने एक गहरी सांस ली और एक पल के लिए हिचकिचाते हुए उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए प्रसारित किया। हालांकि इस बार उन्होंने इसे अपने पूरे शरीर में नहीं भेजा, बल्कि इसे अपने समृद्धि स्टार में इकट्ठा कर लिया। राघव द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद समृद्धि स्टार तेजी से प्रसारित होने लगा। यह तरीका है। राघव बहुत खुश था। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह सब साधना के लिए अधिक और युद्ध के लिए कम था।
अवशोषण जारी रखने की पूरी कोशिश करते हुए समृद्धि तारा निरंतर अवशोषण के तहत धीरे धीरे चमकीला होता गया। अंत में यह एक धधकते सूरज की तरह दिखाई देने लगा। धमाका! समृद्धि तारा हिल गया और वह तुरंत धुंधला हो गया। उसी समय राघव के डेंटियन में एक और चक्रवात दिखाई दिया। हाँ, मुझे अंततः खेती जारी रखने का तरीका मिल गया है। चौथे चक्रवात के निर्माण के साथ ही राघव ने पाया कि उसके शरीर के भीतर की शिरोबिंदु रेखाएं भी थोड़ी सी फैल गई थीं और उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया था। अच्छा, चलो जारी रखते हैं। राघव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और 5वें हेवन स्टेज पर हमला करना शुरू कर दिया। महल के भीतरी हिस्से में चौथे राजकुमार का अध्ययन कक्ष था। चौथा राजकुमार अपनी पलकें आधी बंद करके चुपचाप बैठा था और सैवेज मार्क्विस की रिपोर्ट सुन रहा था। मास्टर, सेनापति से कोई खबर नहीं आई है। सेना उसी क्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए है और मास्टर के पत्रों का कोई जवाब नहीं आया है। सैवेज मार्क्विस ने सम्मानपूर्वक रिपोर्ट की। चौथे राजकुमार ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में ठंडी उदासी की झलक थी। कितना लापरवाह, जिद्दी बूढ़ा आदमी है। मैंने उसे इतना समय दिया, फिर भी वह मेरे साथ किसी बेवकूफ की तरह पेश आता है। यह विक्रम वास्तव में महानता नहीं जानता। इतने सालों बाद भी वह राजकुमार के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है। यह वास्तव में इतना घृणित है कि इसे हजारों बार मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए, सैवेज मार्क्विस ने निर्दयता से कहा। चौथे राजकुमार ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हारे और विक्रम के बीच की पिछली शिकायतों के बारे में पता है। अगर उसका वह मुक्का न होता तो तुम्हारे पास टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका होता। लेकिन विक्रम की ताकत सिर्फ उसकी सैन्य शक्ति में नहीं है, अन्यथा मैं उसे इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता। दुर्भाग्य से वह बहुत जिद्दी है और मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। चूंकि वह मेरा नहीं बन सकता, इसलिए उसे एक मृत व्यक्ति बनने दो। जब सैवेज मार्क्विस ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ। मास्टर, क्या आपके पास कोई योजना है? अभी उससे निपटने का समय नहीं है। हालांकि उसने वास्तव में मेरे कई वर्षों के प्रयास को बर्बाद कर दिया है, इसलिए पहले उसके इकलौते बेटे को मार डालो। इसे कुछ ब्याज के रूप में गिने, चौथे राजकुमार ने उदासीनता से कहा। राघव, उसे कैसे मारा जाना चाहिए? सैवेज मार्क्विस ने कुछ उलझन में पूछा। वर्तमान राघव की गिनती कीमियागर संघ के लोगों में से एक के रूप में की जाती थी और अफवाहों में बताया गया था कि वह ग्रैंडमास्टर संजय के करीबी थे। यहां तक कि एक राजकुमार भी कीमियागर संघ की सजा से बच नहीं सकता था। मैंने पहले ही उस मामले को सुलझा लिया है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस चुपचाप अपनी सेना इकट्ठा करो। हम कुछ बड़े कदम उठाने वाले हैं। किसी का भी अनावश्यक ध्यान आकर्षित न करना मत भूलना, चौथे राजकुमार ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। हाँ मास्टर, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से सुनिश्चित करूंगा कि थोड़ी सी भी लीक न हो, सैवेज मार्क्विस ने जल्दी से वादा किया। उसकी वर्तमान शक्ति रक्त संघनन क्षेत्र में ही थी, इसलिए उसकी सैन्य शक्ति बहुत उत्कृष्ट नहीं थी। और यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह बहुत अधिक आकर्षक नहीं था। इसलिए चौथे राजकुमार ने उसे इतना ऊंचा पद दिया। वह बेहद वफादार और समर्पित था और वह चीजों को संभालने में भी बहुत सावधान रहता था। उसने जितने साल उसके लिए काम किया, उसमें उसने कोई गलती नहीं की थी। सैवेज मार्क्विस के चले जाने के बाद चौथे राजकुमार ने अपनी अलमारियों में रखी किताबों को देखा। काफी देर बाद उसने आह भरी। विक्रम, क्या यह परेशानी के लायक है? इतने सालों में मेरी ईमानदारी भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाई। मुझे दुष्ट होने का दोष मत दो। उसके शरीर में एक और विस्फोट हुआ और राघव की आंखें खुल गईं। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, फिर भी उसकी निगाहें तलवार की तरह तेज थीं। 7 चक्रवात धीरे धीरे उसके डेनेटियन के भीतर घूम रहे थे। राघव के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई दी। उसने पूरे 7 दिन सिर्फ साधना पर ध्यान केंद्रित करके बिताए थे और 4 स्तरों पर आगे बढ़ गया था। ऐसी गति निश्चित रूप से किसी और को चौंका देगी और डरा देगी। फिर भी राघव अभी भी इससे संतुष्ट नहीं था। शुरू में उसने सोचा था कि जैसे जैसे वह अधिक चक्रवातों को संघनित करेगा, उसकी खेती तेज हो जाएगी, क्योंकि वह अधिक ऊर्जा अवशोषित कर सकता है।
लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि उसकी धारणा गलत थी। हर नए चक्रवात को संघनित करना पिछले चक्रवात की तुलना में अधिक कठिन था। आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई। चौथे चक्रवात को बनने में केवल 6 घंटे लगे, जबकि 7वें चक्रवात को बनने में पूरे 3 दिन लगे। यह मूल रूप से इससे पहले आए तीनों चक्रवातों का योग था। लेकिन राघव तब भी खुश था जब उसने देखा कि 7वें स्वर्ग चरण पर पहुंचने के साथ ही उसकी मध्याह्न रेखाएं और भी दृढ़ हो गई थीं। हालांकि वह अभी भी स्प्लिट द हेवंस का उपयोग करने में असमर्थ था, लेकिन इससे उसे निराशा नहीं हुई। वास्तव में इससे वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। इसका मतलब था कि स्प्लिट द हेवंस एक असाधारण रूप से शक्तिशाली युद्ध कौशल था। उसके लिए इस तरह के उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल के बदले में कुछ यादृच्छिक गोली का उपयोग करना निश्चित रूप से इसके लायक था। मूलतः वह वहां वापस जाने और उस रक्त संक्षेपण विशेषज्ञ को कुछ और उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल के लिए अधिक औषधीय गोलियों की रिश्वत देने की योजना बना रहा था। लेकिन अब अमोदिता ने उसे ब्रेकिंग विंड फिस्ट और फ्लेम क्लाउड पाम दे दिया था। उसके लिए यह काफी था। वे दोनों ही उच्च नश्वर श्रेणी के युद्ध कौशल थे। सबसे अधिक संभावना है कि युद्ध कौशल मंडप की केवल तीसरी मंजिल ही उस स्तर के युद्ध कौशल को धारण कर सकती है। उस स्तर के युद्ध कौशल ऐसी चीजें थीं जिन्हें सीखने की योग्यता रक्त संघनन रक्षक के पास भी नहीं होगी। ऐसा नहीं था कि आप जितने ज्यादा युद्ध कौशल सीखते हैं उतना ही बेहतर होता है। जब तक मार्शल आर्टिस्ट को उनकी सीमा तक नहीं धकेला जाता, वे आमतौर पर उनका इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध कौशल में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया गया था। साधारण आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन साधक केवल एक बार ही निम्न श्रेणी के नश्वर युद्ध कौशल का उपयोग कर सकते थे। एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद उनकी बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरी बार इसका इस्तेमाल करने के लिए अपर्याप्त होगी। इसलिए जब तक आप अपने दुश्मन को एक ही चाल में हरा नहीं सकते, कोई भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इस तरह बर्बाद नहीं करेगा। इसके अलावा युद्ध कौशल की श्रेणी जितनी अधिक होगी, इसका उपयोग करने के लिए उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उच्च नश्वर श्रेणी के युद्ध कौशल आमतौर पर रक्त संघनन साधकों के उपयोग के लिए आरक्षित थे। केवल उनके पास ही इतनी भयावह कीमत के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा थी। लेकिन बेशक राघव साधारण नहीं था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके समृद्ध स्टार के भीतर संग्रहित थी। राघव की गणना के अनुसार वह उच्च नश्वर श्रेणी के युद्ध कौशल का 7 बार उपयोग कर सकता था। लेकिन अगर वह अपनी अधिकतम शक्ति का उत्पादन करने के लिए अपने समृद्ध स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने 7 चक्रवातों में भेजता है, तो वह केवल एक बार ही उच्च नश्वर श्रेणी के युद्ध कौशल का उपयोग करने में सक्षम होगा। वह इसे दूसरी बार उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा, भले ही वह खुद को मौत के लिए मजबूर करे। वर्तमान में राघव अभी भी दूसरे तारे को संघनित नहीं कर सकता है। असुरा सुत्रा आर्ट के अनुसार पहले तारे के सच्चे तारे बनने के बाद ही दूसरे तारे को संघनित किया जा सकता है। लेकिन राघव को अभी भी नहीं पता था कि अपने तारे को सच्चा तारा कैसे बनाया जाए। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी यादों में 9 सितारा परिवर्तन क्या थे। वह वास्तव में असुरा सुत्रा बॉडी आर्ट के साथ अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के साथ साथ और अधिक उलझन में पड़ रहा था। इसलिए वह अभी और अधिक चक्रवात बनाना जारी रख सकता था। यंग स्वामी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? संध्या की स्पष्ट आवाज बाहर से आई। प्रवेश करना। संध्या अपने हाथों में कपड़ों का एक सेट लेकर अंदर आई। वह हंसी। यंग स्वामी, आज फीनिक्स क्राई लालटेन महोत्सव है। रोहिणी ने मुझे आपको प्रस्तुत करने के लिए भेजा है। उसने उसे ठीक से बैठने को कहा और उसका चेहरा धोया और उसके बालों में कंघी की। राघव हंसा। क्या यह वाकई इतना जरूरी है? हाँ, मैडम ने पहले ही कह दिया है कि यंग मास्टर अब 16 साल के हो गए हैं और शादी की उम्र हो गई है। उन्होंने मुझे आपको ठीक से कपड़े पहनाने के लिए कहा है। अगर किसी परिवार की सुंदर बेटी आपको देखती है, हाँ, तो आप समझ जाएंगे। संध्या हंसा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
मेरी मां को वाकई लगता है कि यह इतना जरूरी है? राघव अवाक रह गया। रघु और बाकी सभी 17 साल के थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। बेशक यह जरूरी है, मुझे अपने नाती नातिनों की चिंता है। रोहिणी अंदर आई और राघव को देखा। सीमा के मामले को धीरे धीरे संभाला जा सकता है और इसे एक दीर्घकालिक लक्ष्य माना जा सकता है, लेकिन आपको अल्पकालिक लक्ष्य भी रखने होंगे। इसे बीमा कहते हैं। मेरा सुझाव है कि आप एक उपयुक्त युवती को खोजें और सीमा का पीछा करते हुए कुछ बच्चे भी पैदा करें। क्या? राघव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या? एक आदमी के लिए कई पत्नियां और रखैलें रखना आम बात है। क्या सीमा को पहली पत्नी के रूप में रखना ठीक नहीं है? रोहिणी ने ऐसे कहा जैसे यही होना चाहिए। क्या आप गंभीर हैं? बेशक, लेकिन आप सीमा को इसके बारे में शुरू में नहीं बता सकते। एक बार जब आप दोनों करीब आ जाएंगे तो वह स्वाभाविक रूप से इसके लिए सहमत हो जाएगी। राघव ने पलकें झपकाईं। क्या यह भी ठीक था? मां, पिताजी ने इतने सालों में हमसे बात करने की जहमत नहीं उठाई। क्या उनकी बाहर भी पत्नियां और रखैलें हैं? इतनी बकवास मत करो, लेकिन तुम्हारे पिता के लिए कुछ अतिरिक्त पत्नियां या रखैलें रखना बिल्कुल ठीक रहेगा, उसने डांटा। लेकिन उसकी आंखों में एक दोषी, शर्मिंदगी भरी चमक चमक उठी। हाँ, मैं बस मजाक कर रहा हूं मां, चिंता मत करो। अगर लालटेन महोत्सव के दौरान कोई उपयुक्त महिलाएं होंगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा। अपनी मां को बहुत खुश नहीं देखकर उसने मजाक किया। छी, तुम कौन होते हो कुछ घर लाने वाले? मैं तुम्हें बता दूं, अपनी मां के सामने कोई झूठी मुस्कान लाने की कोशिश मत करना। तुम्हें यह बात ठीक से याद रखनी होगी, समझे? उसने गंभीरता से चेतावनी दी। ठीक है, आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, राघव ने वादा किया। अंदर से उसे नहीं लग रहा था कि यह बिल्कुल सही है, लेकिन उसने अपनी मां से यह बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। खुद को पेश करने लायक बनाने के बाद राघव ने एक नीला लबादा पहना। यह बिल्कुल सही साइज का था और इसे पहनने के बाद वह बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह लग रहा था, तलवार जैसी भौहें और स्वास्थ्य से चमकता हुआ। यद्यपि वह असाधारण रूप से सुंदर नहीं था, संध्या लगातार उसकी प्रशंसा करती थी। हाँ, चिंता मत करो मैडम, कितनी औरतें हमारे यंग मालिक का विरोध कर सकती हैं? उसकी बहुत तारीफ मत करो। हालांकि रोहिणी ने यह कहा, लेकिन वह अंदर से खुश थी। अपने खूबसूरत बेटे को देखकर वह गर्व से भर गई। ठीक है, अब समय हो गया है, जाओ। रोहिणी ने राघव को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। मां, सूरज अभी भी बहुत ऊपर है, अंधेरा होने में अभी कुछ समय लगेगा, राघव ने असहाय होकर कहा जब उसने पश्चिमी सूरज की ओर देखा जो अभी अभी ढलना शुरू हुआ था। बुरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि जल्दी से तैयारी करने का क्या मतलब होता है। पहले एक अच्छी जगह पाओ, उसके बाद ही तुम अपने मौके बढ़ा पाओगे। जल्दी जाओ। यह कहकर उसने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया। राघव ने आंखें घुमाईं। ऐसा नहीं था कि वह व्यापार के लिए कोई दुकान खोल रहा था। उसे पहले कोई अच्छी जगह लेने की क्या जरूरत थी, लेकिन चूंकि उसे पहले ही निकाल दिया गया था, इसलिए वह फिर भी चला गया। उसने देखा कि अनगिनत लोग अपने घरों के सामने लालटेन लटकाए हुए चहल पहल से भरे हुए हैं। राघव को देखकर एक युवक ने मजाक में कहा, भाई, तुम वाकई बहुत जल्दी आ गए हो। तुम्हें क्या पता, जो पहले उठता है उसे कीड़ा मिलता है, राघव ने जवाब दिया। हाँ, सच है। याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। मैं अभी कपड़े बदलने जा रहा हूं। वह व्यक्ति भागकर अपने घर में चला गया। क्या बच्चा है, सिर्फ 13 साल का है और औरतों के साथ खेलना चाहता है। उसका मुंह फड़क उठा। आजकल के बच्चे वाकई बहुत जल्दी परिपक्व हो रहे हैं। वह भी सच में बहुत जल्दी परिपक्व हो गया था, और जब दूसरों ने देखा कि वह इतनी जल्दी परिपक्व हो गया है तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह इतनी जल्दी आ गया था कि उसे शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन उसके पास खेती करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था और बस बैठे रहना भी उबाऊ होगा। जैसे ही वह इस बात पर झिझक रहा था कि आगे क्या करना है, एक लगभग ठोस जानलेवा आभा ने उस पर हमला कर दिया। हवा का एक झोंका सीधा राघव की पीठ की ओर बढ़ा। जल्दी से मुड़ते हुए राघव की मुट्ठी ने एक छिपे हुए हमलावर के घूंसे को रोकने में कामयाबी हासिल की। जब वे टकराए तो तेज हवाएं चलने लगीं और राघव को कई कदम पीछे हटना पड़ा। सिर उठाकर उसने देखा कि एक नकाब पोश आदमी उस पर एक और मुक्का बरसा रहा था।
उस आदमी की ताकत बहुत ज्यादा थी और उसके हर वार के साथ हवा सीटी बजा रही थी। राघव ने ठंडी सांस ली। मुक्का अनदेखा करते हुए उसने उस व्यक्ति की टांगों के बीच लात मारी। उस व्यक्ति का युद्ध अनुभव बहुत समृद्ध था और उसने सीधे अपने मुक्के को रोक दिया और बचाव में बदल गया। उसके पैर ने राघव के हमले को रोक दिया। उसे रोकने के बाद उस व्यक्ति के शरीर से एक भयंकर ऊर्जा फूट पड़ी। एक मुट्ठी ने अंतरिक्ष को चीर दिया और राघव के पीछे हटने के रास्ते को पूरी तरह से काट दिया। राघव की आंखों में ठंडक भर गई। जैसे ही वह अपनी पूरी ताकत लगाने वाला था, उसे अचानक कुछ याद आया। बैल की आत्मा! राघव चिल्लाया और उनके मुक्के आपस में टकरा गए। वह दर्जनों कदम दूर उछल गया। उसका खून तेजी से बहने लगा। जैसे ही वह व्यक्ति राघव को उड़ाने के बाद हमला जारी रखने वाला था, उसने अचानक मुड़कर देखा कि लोगों की परछाइयां उनकी ओर आ रही हैं। हम्मा, बच्चे, अगली बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जब उसने पीले चेहरे वाले राघव को देखा तो उसने ठंडी सांस ली। वह चौंकाने वाली गति से राघव की आंखों के सामने से गायब हो गया। उसके जाने के बाद राघव का पीला चेहरा एक बार फिर अपनी सामान्य गुलाबी चमक पर लौट आया। मूर्ख, तुम मेरी शक्ति का परीक्षण करना चाहते हो? राघव ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए उस दिशा की ओर देखा जहां से वह व्यक्ति गया था। उसके मन में एक विचार आया। लगता है आज की रात इतनी उबाऊ नहीं होगी। अभी अभी हुए उस गुप्त हमले के बीच में राघव को अपने प्रतिद्वंद्वी के असली इरादों का एहसास हो गया था। हालांकि वह उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह सिर्फ एक नाटक था। कौन सा हत्यारा ऐसा होगा जो हत्या करने से पहले अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर देगा? कोई भी असली हत्यारा ऐसी बुनियादी गलती नहीं करेगा। और उस व्यक्ति के पास कोई वास्तविक हत्या का इरादा नहीं था, केवल एक जानलेवा आभा थी। हालांकि प्रत्येक हमला शक्तिशाली था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से पीछे हट रहा था। यह एक हत्यारे से बिल्कुल अलग शैली थी। इसलिए आखिरी क्षण में राघव जानबूझकर हार गया और खुद को उड़ने दिया। उसने छिपाया कि उसके पास कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी और घायल होने का नाटक किया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, यह हत्यारा तुरंत चला गया। क्या उन्हें लगा कि वह मूर्ख है? जो लोग उसके पास आ रहे थे वे बस साधारण लोग थे जिन्हें वह जाने से पहले आसानी से मार सकता था। लेकिन हत्यारे ने चौंक कर जल्दी से पीछे हटने का नाटक किया। राघव ने इस घटिया अभिनय पर घृणा से नाक भौं सिकोड़ी। वह जानता था कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से उच्च पद पर होगा, जो बहुत घमंडी है और स्वयं को अचूक मानता है। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसका परीक्षण क्यों किया गया था, लेकिन राघव जानता था कि निश्चित रूप से उसका अनुवर्ती परीक्षण किया जाएगा, अन्यथा यह सब निरर्थक होता। राघव, आप सचमुच बहुत जल्दी आ गए। हाँ। जब वह इस पर विचार कर रहा था तो वह सार्वजनिक चौक में चला गया और अब्बी ने उत्साह से उसे आवाज लगाई। चौक कई मील चौड़ा था और वहां दर्जनों मीटर ऊंची अनगिनत लालटेनें रखी हुई थीं। लेकिन चूंकि अभी तक अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें जलाया नहीं गया था। चौक पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। सभी तरह के निर्माण कार्य पूरे हो रहे थे। बिना जलाए हुए भी अनगिनत विविध लालटेनें फिर भी एक शानदार दृश्य थीं। पूरे चौक में यंग पुरुष और महिलाएं खेल रहे थे। बातचीत की आवाज हवा में गूंज रही थी और बीच बीच में घंटी जैसी हंसी की आवाज भी आ रही थी। लेकिन कुछ ऐसी हंसी सुनने में बहुत ही अप्रिय थी। कौन जानता है कि वे हंसी हमेशा से ऐसी ही थीं या फिर किसी खास मौके पर ऐसा हुआ था, लेकिन वे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। महिलाएं एक दूसरे का हाथ थामे हुए मस्ती कर रही थीं, साथ ही चुपके से पुरुषों की तरफ देख रही थीं। हालांकि शरद ऋतु आ चुकी थी, लेकिन चौक पर वसंत का ताजा एहसास हो रहा था। कुछ लोग वाकई वैसा ही कर रहे थे जैसा राघव की मां ने कहा था, और उन्होंने पहले ही एक ऊंची जगह चुन ली थी। उनमें से कुछ ऊंची चट्टानों पर थे, कुछ पुलों पर। उनके हाथ उनके सामने एक पंखा लहरा रहे थे जो एक चुलबुले अंदाज में था। जिस बात ने उन्हें चौंका दिया और अवाक कर दिया वह यह थी कि उनमें से कुछ लोग मुर्गों की तरह व्यवहार कर रहे थे और अत्यधिक अश्लील व्यवहार कर रहे थे। अभी यह सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं के साथ प्रसिद्ध फीनिक्स क्राई लालटेन महोत्सव है। राघव को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ।
ऊह राघव, हम जल्दी आ गए हैं। वास्तव में सुंदर महिलाएं अभी तक सामने नहीं आई हैं। केवल आत्मविश्वास से रहित लोग ही इतनी जल्दी आते हैं, उसने अजीब तरीके से समझाया। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, वह पीछे हट गया। लेकिन राघव निश्चित रूप से एक अपवाद है। राघव वाकई बहुत जल्दी आ गया था। उसने सारा दोष अपनी मां पर मढ़ा और रोने लगा। लेकिन जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे काला होता गया, वैसे वैसे और भी लोग आने लगे। ये नए सदस्य निश्चित रूप से उन लोगों से एक ग्रेड बेहतर थे जो इतनी जल्दी वहां पहुंच गए थे। कम से कम उनकी हंसी इतनी डरावनी नहीं थी। संख्या और गुणवत्ता दोनों के मामले में यह काफी अच्छा था। आहा राघव, तुम सच में आ गए। कुणाल अभी अभी आया था। उसने जल्दी से राघव और अभी को देखा जो एक कोने में छिपे हुए थे। हाँ राघव, आज तुम वाकई बहुत शानदार लग रहे हो। रघु और अन्य लोग भी एक के बाद एक आए और राघव का अभिवादन करने आए। रघु, तुम भी बुरे नहीं हो। तुमने काफी वजन कम कर लिया है। पहले तो हमें पता भी नहीं चलता था कि तुम कैसे अपनी जगह पर फिट हो जाते हो, अभी ने मजाक में कहा। सभी लोग भी हंस पड़े। जैसे जैसे वे मौज मस्ती कर रहे थे, अधिक से अधिक लोग वहां आने लगे और प्लाजा पूरी तरह से भर गया। यंग लोग भीड़ में छोटे छोटे समूहों में थे और चुपचाप बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं, लक्ष्य की तलाश में। राघव, चलो उनके साथ चलते हैं। लालटेन उत्सव शुरू होने का समय हो गया है, कुणाल ने कहा। रघु और बाकी लोग पहले से ही थोड़ा दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन चूंकि राघव ने कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए वे केवल उसके पास धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। दरअसल राघव वास्तव में भीड़ में नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह असभ्य नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने फिर भी लोगों की विशाल भीड़ में जाने का संकल्प लिया। जैसे ही राघव का समूह अंदर आया, उन्होंने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक कारण यह था कि वे शामिल होने वाले अंतिम समूहों में से एक थे, लेकिन लोगों का यह समूह भी बहुत खास था। लंबा, छोटा, मोटा, पतला, हर किसी की पसंद के हिसाब से कोई न कोई था। हाँ, वह कौन है? कितना सुंदर है! मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? एक महिला ने तुरंत आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। दिखने में राघव निश्चित रूप से बुरा नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से लोगों को आश्चर्यचकित करने और विस्मित करने के बिंदु तक नहीं पहुंचा था। लेकिन एक फूल सुंदर है या नहीं, यह देखने वाले की नजर में तय होता था। रघु, अभी और अन्य लोगों के अलावा काले चेहरे वाला कुणाल भी सामान्य से कहीं अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। तुम्हें नहीं पता, वह राघव है, सेनापति का बेटा। हे भगवान, वह राघव है, वही राघव जिसकी प्रशंसा जूनियर पीढ़ी में राजधानी के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में की जाती है। मैंने सुना है कि वह एक पिल अप्रेंटिस भी है, और हो सकता है कि वह ग्रैंड मास्टर संजय का पहला शिष्य भी बन जाए। उसके बारे में गपशप हवा में फैल गई और कई महिलाएं उसकी ओर चुपके से देखने लगीं। कुछ साहसी महिलाओं ने तो उसका नाम चिल्लाना भी शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा। राघव ने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी, और चाहे उसका चेहरा कितना भी मोटा क्यों ना हो, फिर भी वह सब कुछ छिपा नहीं सका। भाईशी, तुम आगे जाओ। रघु और नकुल, तुम लोग भी थोड़ा ऊपर आओ। राघव सीधे अपने दोस्तों के पीछे छिप गया और चलते समय अपना सिर नीचे कर लिया। इससे उस पर से दबाव कुछ कम हुआ। कुछ देर भीड़ के बीच से गुजरने के बाद वे एक विशाल युद्ध क्षेत्र में पहुंचे जो सैकड़ों मीटर चौड़ा था। राघव, यह मार्शल एरिना फीनिक्स क्राई एम्पायर में नंबर 1 जूनियर योद्धा को खोजने के लिए है। क्या आप रुचि रखते हैं? कुणाल मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, मुझे कर्तव्य दिखाने वाला बंदर बनना पसंद नहीं है। राघव ने अपना सिर हिलाया। हे, फिर तो मुझे राहत मिली। कुणाल हंसा। राघव एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कुणाल वास्तव में उस किताब के पीछे था। शुभकामनाएं। राघव ने मुट्ठी आगे बढ़ाई। कुणाल ने उससे मुट्ठियां टकराईं और कहा, चिंता मत करो, जब तक यह तुम नहीं हो तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे, तुम दोनों बहुत बदतमीजी कर रहे हो। तुम हमारी जरूरतों को अनदेखा करते रहते हो। चलो भाई, हम अपने समय का फायदा उठाएंगे और मौज मस्ती करेंगे, अभी ने चिल्लाते हुए कहा, और उसने बाकी लोगों को दूर खींच लिया। थोड़ी देर में फिर यहीं मिलना याद रखना, कुणाल ने चिल्लाकर कहा। उन दोनों को तो यह भी नहीं पता था कि उनकी आवाज सुनी गई है या नहीं। बाकी लोग जल्दी से भीड़ में गायब हो गए। हर कोई अपने लक्ष्य की तलाश में था।
कुणाल, आपकी साधना का आधार कैसा है? यह देखकर कि आसपास कोई नहीं था, राघव ने उससे चुपचाप पूछा। रक्त संक्षेपण के पहले स्वर्गीय चरण का शिखर, बस कुछ ही समय में मैं दूसरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा, कुणाल ने कृतज्ञता पूर्वक उत्तर दिया। वह इतनी जल्दी अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने में सफल रहा था, इसका कारण था राघव की सहायता। कोई व्यक्ति जितनी जल्दी रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उतना ही अधिक लाभ उसकी भविष्य की साधना को होगा। यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष के बाद ही रक्त संघनन तक पहुंचने में सफल हो पाता है, तो वह व्यक्ति संभवतः रक्त संघनन के प्रथम स्वर्ग चरण से आगे कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। वर्तमान में कुणाल 18 वर्ष का भी नहीं था, लेकिन उसने रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। भविष्य में उसके पास टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ने की 30% से अधिक संभावना होगी। टेंडन परिवर्तन क्षेत्र वह स्तर था जिस पर साम्राज्य में सबसे मजबूत अस्तित्व थे। पूरे फीनिक्स क्राई साम्राज्य में उनमें से केवल 3 थे। राघव ने सिर हिलाया। ऐसी गति का मतलब था कि कुणाल बेहद मेहनती था, लेकिन जब उसने कुणाल के डेंटियन की जांच की तो उसने पाया कि उसकी आत्मा जड़ केवल औसत गुणवत्ता की थी। टेंडन परिवर्तन क्षेत्र शायद उसके मार्शल पथ की सीमा होगी। आगे बढ़ने की बहुत उम्मीद नहीं थी। बाद में मैं आपको एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पेल को परिष्कृत करने में मदद करूंगा, जो आपकी नींव को स्थिर करेगी। अपने काम के रवैये के साथ आपको 30 साल की उम्र से पहले टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, राघव ने कहा। क्या पिछली बार आपने मुझे जो गोली दी थी वह वास्तव में आपने खुद ही परिष्कृत की थी? कुणाल उस प्रस्ताव से प्रसन्न था, लेकिन वह थोड़ा संदेह करने से खुद को रोक नहीं सका। दिलचस्प। अगर मैंने इसे परिष्कृत नहीं किया तो क्या मैंने इसे चुराया? राघव थोड़ा चिढ़ गया। नहीं, लेकिन हमने शुरू में सोचा था कि यह ग्रैंड मास्टर संजय थे जिन्होंने आपको यह दिया था, कुणाल ने हल्के से कहा। आखिरकार राघव पलक झपकते ही पूरी तरह बदल गया था। वह एक ऐसा कचरा था जो खेती नहीं कर सकता था। वह एक पिल अप्रेंटिस बन गया था। वे अभी भी इस बात से हैरान थे और इसीलिए वे कुछ सिद्धांत बनाने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि अब राघव जो कुछ उसे बता रहा था उसका मतलब यह था कि उसने खुद ही इसे परिष्कृत कर लिया था। अभी आपकी नींव खराब नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त रूप से ठोस नहीं है। मुख्य समस्या यह है कि प्रारंभिक आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन स्तरों पर आपकी साधना थोड़ी जल्दबाजी में की गई थी। इसने आपकी नींव पर कुछ दोष छोड़ दिए हैं। इसलिए जब आप भविष्य में टेंडन परिवर्तन पर हमला करेंगे तो यह एक बाधा होगी। फाउंडेशन स्थापना गोली, जिसे मैं आपके लिए परिष्कृत करूंगा, उन सभी दोषों को ठीक करने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन यह आपके लिए टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत आसान बना देगी, राघव ने कहा। राघव, मैं शिष्टाचार के लिए कोई शब्द नहीं कहूंगा। अगर भाई को भविष्य में कोई जरूरत होगी तो बस मुझे बता देना और मेरी जिंदगी तुम्हारी होगी, कुणाल ने गंभीरता से शपथ ली। भाइयों के बीच ऐसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। अरे ये क्या है? राघव ने अचानक दूर से कढ़ाईदार कपड़े पहने एक दर्जन गार्डों को चलते हुए देखा। उनके हाथों में कोई बड़ी वस्तु थी, लेकिन वह उसका आकार नहीं देख पाया। ये राजकुमारियों के लालटेन है। राजकुमारियां त्योहार के दौरान अपने हाथों से एक एक लालटेन बनाएंगी ताकि साम्राज्य को सौभाग्य का आशीर्वाद मिले, कुणाल ने समझाया। राजकुमारियां? फिर उसे निश्चित रूप से अच्छी तरह से देखना था। दुर्भाग्य से वह नहीं जानता था कि अमोदिता की कौन सी राजकुमारी थी। जहां तक उन पहरेदारों की बात है, वे सभी एक विशाल पर्दे के पीछे मार्च करते थे, जिसका मुख्य भीड़ के साथ साथ मार्शल स्टेज की ओर भी था। उत्सव अब भी शुरू होना बाकी था, इसलिए लोगों को जल्दी से जल्दी इसे देखने नहीं दिया गया। और भी ज्यादा सुरक्षाकर्मी दिखने लगे, जिन्होंने पूरी परिधि को घेर लिया। उन गार्डों की गतिविधियों में रुचि लेते हुए जो यंग लोग वहां घूम रहे थे, वे भी वहां आने लगे। यह क्षेत्र बहुत जल्दी पूरी तरह से भीड़ भाड़ वाला हो गया। कुछ महिलाएं जो समय पर अपनी जगह नहीं पा सकीं, उन्होंने एक आदमी को देखकर आंखें झपकाईं, जिसने तुरंत उनके लिए अपनी जगह छोड़ दी। जहां तक उन लोगों की बात है,
वे केवल बहुत दूर से ही देख सकते थे। यहां तक कि रघु और दूसरे लोग भी केवल दूर से ही देख सकते थे। आखिर उन्हें लड़कियों के पीछे भागने के लिए किसने कहा था? स्टेज और बड़े पर्दे के पास की सभी जगह पहले ही ले ली गई थीं, इसलिए वे केवल दूर खड़े रह सकते थे। जब सभी लोग बैठ गए तो एक फीनिक्स गाड़ी प्रकट हुई और एक जोरदार आवाज हुई जिससे सभी गार्ड घुटने टेक दिए। महारानी दामिनी की गाड़ी आ गई है। घोषणा के बाद 8 महिलाएं एक महिला को फीनिक्स गाड़ी से नीचे उतारने के लिए शालीनतापूर्वक आगे आईं। जब वह महिला नीचे उतरी तो हर एक व्यक्ति घुटनों के बल बैठ गया और आदरपूर्वक पुकारने लगा, नमस्कार महारानी दामिनी। लेकिन राघव उन लोगों में शामिल नहीं था जो घुटने टेक रहे थे। ऐसा उसके अहंकार या साधना के आधार के कारण नहीं था। साम्राज्य के रीति रिवाजों के अनुसार रक्त संघनन क्षेत्र से ऊपर के साधकों को राजकुमारों के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी। हालांकि जब महारानी दामिनी की बात आती थी तो साधना का आधार मायने नहीं रखता था। साम्राज्य के किसी भी नागरिक को उसके सामने घुटने टेकने पड़ते थे। अपवाद जिसने उसे इस प्रथा को अनदेखा करने की अनुमति दी वह था एक पिल अप्रेंटिस के रूप में उसकी स्थिति। एक कीमियागर के रूप में उसके पास घुटने टेकने का विकल्प नहीं था। इसके अलावा वह लोगों की एक बड़ी भीड़ के बीच बैठा था ताकि उसे देखा न जा सके। स्वीकार किया गया। महारानी दामिनी ने इन लोगों की ओर केवल एक नजर देखा और फिर उदासीनता से अपना हाथ ऊपर उठा दिया। तभी सभी धीरे धीरे उठ खड़े हुए। राघव ने इस महिला की बारीकी से जांच की जिसके पास फीनिक्स क्राई साम्राज्य की सारी शक्ति थी। वह लगभग 37 या 38 साल की दिखाई देती थी, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि वह वास्तव में 50 से अधिक की थी। महारानी विधवा कहलाने के बावजूद वह सम्राट की रक्त संबंधी मां नहीं थी, बल्कि राजकुमार की वास्तविक मां थी। चूंकि सम्राट इतने लंबे समय तक एकांत में रहे थे, इसलिए चांसलरों ने अंततः फैसला किया कि उन्हें महारानी कहना अनुचित हो रहा है। चूंकि अब युवराज वयस्क हो चुके थे, इसलिए उन्हें अगले साल सिंहासन पर बैठना था। इसलिए उसका शीर्षक महारानी से बदलकर महारानी दामिनी हो गया था। महिलाओं के सहयोग से वह धीरे धीरे बीच वाली सीट पर चली गईं और बैठ गईं। 7 राजकुमार भी क्रमवार बाहर आए और महारानी के बगल में बैठ गए। यह पहली बार था जब राघव ने सभी राजकुमारों को एक साथ देखा था। उसने एक एक करके उन पर नजर डाली। उसने पहले भी युवराज को देखा था और उसने 7वें राजकुमार को भी पहचान लिया। मौजूदा 7वें राजकुमार का व्यवहार अब पहले से बेहतर हो गया था और वह पहले की तरह खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करता था। राघव को आखिरकार वह मिल गया जिसमें उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, चौथा राजकुमार। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि चौथा राजकुमार बहुत सुंदर था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शालीन मुस्कान रहती थी जो बहुत दोस्ताना और शक्तिशाली थी। अपने आसपास का माहौल देखते हुए राघव ने देखा कि कई युवतियां पहले से ही इस सुंदर राजकुमार पर मोहित थीं। राघव ने दूसरे राजकुमारों की ओर देखकर अपना सिर हिलाया। हालांकि वे सभी बहुत भव्य थे, लेकिन उनकी आंखों में अहंकार छिपा नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसने इस समय अमोदिता के बारे में सोचा। इन राजकुमारों में से कितने लोगों ने मुखौटे नहीं पहने थे, या अधिक सटीक रूप से क्या वे सभी मुखौटे पहने हुए थे, और उन्होंने कितने मुखौटे पहने हुए थे। उसके होठों पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। राजघराने के पास जितनी अधिक शक्ति होगी, भ्रष्ट होने पर उनसे निपटना उतना ही कठिन होगा। बेहतर होगा कि वे कुछ युद्धों का नेतृत्व करें और अपने लोगों के साथ साथ उन्हें भी थोड़ा दर्द महसूस करवाएं। राघव ने उन लोगों की नाक में दम कर दिया जिन्होंने बिना खून छुए ही दूसरों की हत्या कर दी थी। अगर उनके इरादे ऐसे ही थे तो उन्होंने साधना के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान क्यों नहीं दिया। ग्रैंड मास्टर संजय आ गए हैं। राघव को आश्चर्य तब हुआ जब ग्रैंड मास्टर संजय वास्तव में कुर्सियों पर दिखाई दिए। उनके प्रकट होने से तुरंत ही हलचल मच गई। यह पहली बार था जब ग्रैंड मास्टर संजय जैसा व्यक्ति फीनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल में आया था। जैसे ही ग्रैंड मास्टर संजय आए, महारानी दामिनी तुरंत खड़ी हो गईं और उन्हें अपना सम्मान दिया। नमस्कार ग्रैंड मास्टर। यह बूढ़ा आदमी महारानी दामिनी से इस तरह के शिष्टाचार का हकदार नहीं है। ग्रैंड मास्टर संजय ने भी उन्हें सम्मान में
आधा झुककर प्रणाम किया। दोनों के एक दूसरे को बधाई देने के बाद ग्रैंड मास्टर संजय ने अपनी सीट ली। उनकी सीट महारानी के ठीक बगल में थी और बिल्कुल उसी ऊंचाई पर थी जिससे पता चलता था कि उनका दर्जा कितना ऊंचा था। उसकी निगाह भीड़ पर घूम रही थी और जब उसने देखा कि राघव कोने में छिप गया है तो उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। उसकी इस हल्की हरकत ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संजय की निगाहों का अनुसरण करते हुए उन्होंने तुरंत राघव को ढूंढ लिया। लगता है कि अफवाहें सच हैं। राघव को वास्तव में ग्रैंड मास्टर संजय ने पहचान लिया है। हो सकता है कि वह पहले ही उनका प्रशिक्षु बन चुका हो। कुछ लोग आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पल पहले राघव एक बदमाश था, लेकिन अब ग्रैंड मास्टर संजय की मान्यता के साथ उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह वास्तव में एक बहुत ही सम्मानित पिल अप्रेंटिस बन गया था। राघव ने जब ग्रैंड मास्टर संजय को सिर हिलाते हुए देखा तो वह कोसने लगा। जैसा कि उसने सोचा था, सभी ने तुरंत उसकी ओर देखा। वह हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की इच्छा नहीं रखता था, लेकिन अब चुप रहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। राघव उठे और ग्रैंड मास्टर संजय की ओर झुके। यह देखकर महारानी दामिनी मुस्कुराईं। लगता है ग्रैंड मास्टर का बंद दिल इतने सालों के बाद आखिरकार हिल गया है। क्या आप अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं? भीड़ तुरंत शांत हो गई। अफवाह थी कि ग्रैंड मास्टर संजय बहुत घमंडी है और अपने जीवन में कभी भी किसी को शिष्य नहीं बनाएगा। वे सभी उत्सुक थे कि वह क्या जवाब देगा। इस बच्चे का भविष्य उज्जवल है। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि वह मेरा प्रशिक्षु बने, ग्रैंड मास्टर संजय ने हल्के से उत्तर दिया। हालांकि उसने यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही थी, फिर भी उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया। वह इतना घमंडी आदमी था कि लगभग किसी ने उसे कभी किसी की तारीफ करते नहीं सुना था। राघव को इतना महत्व देने के बाद राघव उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। लोगों के दिमाग में अनगिनत धारणाएं उभरने लगीं। चौथे राजकुमार ने कहा, मुझे मानना होगा कि राघव एक अत्यंत प्रतिभाशाली कीमियागर है, अन्यथा एक साधारण गोली प्रशिक्षु आपकी नजरों में इस तरह प्रवेश नहीं कर पाएगा। संजय ने चौथे राजकुमार को देखा और हंसते हुए कहा, एक प्रतिभाशाली कीमियागर होना इसका सिर्फ एक हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है दृढ़ता। चौथे राजकुमार की दृढ़ता भी बहुत सराहनीय है। वह मुस्कुराया। आपने मेरी बहुत प्रशंसा की है ग्रैंड मास्टर। चौथे राजकुमार ने इसके बाद बात करना बंद कर दिया। राघव की गहरी इंद्रियों ने देखा कि उसके हाव भाव में थोड़ा बहुत बदलाव आया था। क्या यह ग्रैंड मास्टर संजय द्वारा बताए गए कारण से था? राघव आश्चर्य करने से खुद को रोक नहीं सका। ग्रैंड मास्टर दीपेश, राजकुमार रुद्रा और राजकुमारी आरवी आ गए हैं। इस घोषणा के बाद आर्यवीर, आरवी और एक 40 वर्षीय पतला दाढ़ी वाला आदमी जो पिल मास्टर की पोशाक पहने हुए था, बाहर चला गया। उनके वस्त्र में पेट के क्षेत्र पर एक सुंदर गोली का बर्तन बना हुआ था। बर्तन पर 3 लाइनें थीं जो उन्हें गोली मास्टर के रूप में चिन्हित करती थीं। राघव के पास भी ऐसा ही एक कीमियागर लबादा था, लेकिन उसके लबादे की गुणवत्ता बहुत घटिया थी और उसके कढ़ाई पर केवल एक ही लाइन थी। 1 लाइन का मतलब था पिल अप्रेंटिस, 2 लाइन का मतलब था पिल एडेप्ट और 3 लाइन का मतलब था पिल मास्टर। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आखिर यह व्यक्ति कौन था? वह यहां क्यों आया था? संजय, इतने सालों से तुम्हें न देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम काफी बूढ़ी हो गई हो, दीपेश ने कहा। उसके ऐसा कहते ही पूरा चौक एकदम शांत हो गया। ग्रैंड मास्टर संजय को फीनिक्स क्राई साम्राज्य में बहुत सम्मान दिया जाता था और कोई भी उनसे ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दीपेश, क्या तुमने अंततः आर्य द्वीप को छोड़ दिया क्योंकि तुम मर रहे हो और दुनिया को और अधिक देखना चाहते हो? ग्रैंड मास्टर संजय ने उत्तर दिया, अगर मैं मर भी जाऊं तो यह मेरी पत्नी के मरने से बेहतर होगा, और इन सालों में मेरी पत्नियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। दीपेश हंसा। यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, यह अज्ञात था, लेकिन आरवी ने दीपेश की बांह को गले लगाया और अपने शरीर को उसके शरीर से सटा दिया। राघव की निगाहें तब काली पड़ गईं जब उसने देखा कि आरवी ने ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे तस्वीर में दिख रही महिला ने संजय ने उसे दिखाए थे।
यदि उसका अनुमान गलत नहीं था तो यह बूढ़ा भूत संभवतः संजय का दुश्मन था और शायद उसकी पत्नी की मृत्यु भी उससे संबंधित थी। वह स्पष्ट रूप से ग्रैंड मास्टर संजय पर हमला कर रहा था और आरवी को एक धारदार हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। राघव के भीतर रोष बढ़ गया। हालांकि उसका ग्रैंड मास्टर संजय से ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह एक शांत व्यक्ति था जो दूसरों के साथ खुला और ईमानदार था। वह सम्मान के योग्य एक बुजुर्ग था और उसके खिलाफ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा साजिश रचे जाने के कारण उसने बेतहाशा निम्नलिखित बातें चिल्लाईं। तुम बस एक मरती हुई बूढ़ी छड़ी हो। उस दिन का ख्याल रखना जब तुम सेक्स के दौरान गिर जाओगी। चौक पर पहले तो सन्नाटा पसरा था, इसलिए राघव की आवाज हर किसी के कानों में साफ सुनाई दे रही थी। हर कोई चौंक कर राघव की तरफ देखने लगा। तुम साहसी किसान हो, इस ग्रैंडमास्टर के साथ इतना असभ्य व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आरवी ने राघव को गुस्से से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वासना में डूबे एक बूढ़े विकृत व्यक्ति के साथ अशिष्ट व्यवहार करने की परवाह करता हूं? राघव ने तिरस्कार पूर्वक जवाब दिया। राघव ने जो कहा उसे मानते हुए भीड़ आरवी की ओर देखने लगी। दीपेश का हाथ पहले से ही उसकी छाती पर था। उसने जल्दी से हाथ झटक दिया और राघव को घूरने लगी। उसने गुस्से से राघव की ओर इशारा किया, लेकिन वह केवल हकलाने लगी, कुछ भी कहने में असमर्थ थी। क्या आपके सभी फीनिक्स क्राई कुलीन बेटों का पालन पोषण इतना कम है? दीपेश ने ठंडे स्वर में कहा। इससे पहले कि महारानी ड्वाजर कुछ कह पाती, संजय ने उदासीनता से कहा, राघव पहले से ही मेरे कीमियागर संघ का एक गोली प्रशिक्षु है। क्या तुमने उस बूढ़े कमीने की बात सुनी? यह स्वामी गिल्ड का सदस्य है, लेकिन तुम क्या हो? राघव ने कहा। बेवकूफ, ग्रैंड मास्टर दीपेश हमारे आर्य द्वीप के कीमियागर गिल्ड के अध्यक्ष हैं, आरवी ने गुस्से से जवाब दिया। ओह, तो वह यहां से नहीं था। अच्छा, मैं इस बारे में उलझन में था। हमारी फीनिक्स क्राई भूमि इतनी उपजाऊ है, वहां से ऐसा कोई बूढ़ा लंपट नहीं आ सकता। राघव ने राहत की सांस ली। उसके इस वाक्य से सभी को हंसी आ गई, लेकिन वे हंस नहीं पाए, लेकिन वे इसे रोक भी नहीं पाए, इसलिए सभी समझदार लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ लोगों ने समय रहते प्रतिक्रिया नहीं की और मुंह ढकने से पहले ही जोर से हंस पड़े, लेकिन दीपेश के लिए यह और भी शर्मनाक था, बजाय इसके कि लोग खुलकर हंसते। चौक का माहौल बेहद अजीब हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी नीचे के लोगों को नहीं, बल्कि राजकुमारों को हुई। वे अपमान के डर से हंस नहीं पा रहे थे और उनके पास छिपने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए अपनी हंसी को दबाना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था। खांसी। आज छुट्टी है, इसलिए ग्रैंड मास्टर दीपेश, कृपया ऊपर आकर बैठिए। उत्सव जल्द ही शुरू होने वाला है। महारानी दामिनी के लिए भी यह मुश्किल था। कोई भी पक्ष दूसरे को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें समझौता करना पड़ा। ठीक है, दीपेश ने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने धीरे धीरे अपनी जगह पर जाने से पहले संजय को ठंडी आवाज में घूरा। बैठते ही उसने राघव पर अपनी नजरें घुमाईं। क्या यह पुरानी छड़ी उसे डराने की कोशिश कर रही थी? राघव ने अपनी मुट्ठी उसकी ओर बढ़ा दी। उसकी बीच वाली उंगली ऊपर उठ गई। उसकी इस हरकत पर सभी चौंक गए। दीपेश का चेहरा तुरंत हरा हो गया और उसके अंदर हत्या की भावना उमड़ पड़ी। महारानी दामिनी ने यह देखा और जल्दी से चिल्लाई, उत्सव शुरू हो जाए। एक मधुर घंटी बजी। इंतजार कर रहे लोगों ने लालटेन जलाना शुरू कर दिया, जिससे चौक दिन के समय की तरह चमकने लगा। मंच के ऊपर विशाल लालटेनों की एक कतार दिखाई दी। विशाल लालटेन 8 पंखुड़ियों का प्रतिनिधित्व करते थे। 8 युवतियों ने उन्हें सावधानी से सहारा दिया और जब 8 पंखुड़ियों को एक साथ मोड़ा गया तो उन्होंने एक विशाल कमल का निर्माण किया। अचानक कमल खिल गया और फूल का केंद्र थोड़ा हिल गया। तभी लोगों को एहसास हुआ कि बीच में एक खूबसूरत महिला है। जब वह दिखाई दी तो पूरी भीड़ ने जयकारे लगाए। वह फीनिक्स क्राई एम्पायर की पहली राजकुमारी थी। राघव ने पाया कि वह वास्तव में बहुत अच्छी थी और प्रशंसा के योग्य थी। हाथ उठाते ही कविता की 2 पंक्तियां उभरी। ऊपर वाली पंक्ति, स्वर्ग फीनिक्स क्राई की रक्षा करे। नीचे वाली पंक्ति, राष्ट्र समृद्ध हो, इसके लोग शांति से रहें। पूरी भीड़ जयकारे लगाने लगी। राघव ने हल्के से मुस्कुराया।
एक राष्ट्र की राजकुमारी होना भी बहुत दुखद था। यह ऐसा था जैसे कि आपको अपना पूरा जीवन एक जार में एक क्रिकेट के रूप में जीना पड़े। वह दिन रात छिपकर लड़ने वाली जिंदगी थी, लेकिन अपने बारे में सोचते हुए वह भी ऐसी ही जिंदगी में आ गया था। अगर आप दूसरों को दबाते नहीं हैं तो आप बस कुचले जाएंगे। आपसे ऊपर वालों द्वारा कुचले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आपको मजबूती से कुचलकर मार डालेंगे। चाहे इसका संबंध शत्रुता, सही और गलत आदि से था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद यह संघर्ष मनुष्य की प्रकृति का सबसे आदिम रूप था। जब राघव इस बात पर आहें भर रहा था, तभी दूसरी राजकुमारी प्रकट हुई। अपनी अनुपस्थित मानसिकता के कारण वह उसकी एक झलक भी नहीं देख पाया, जिसका उसे अफसोस हुआ। लेकिन अगला था अमोदिता का लालटेन। उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखीं, एक भी विवरण छूटने से डरते हुए। सबसे पहले कुछ आतिशबाजी से आकाश जगमगा उठा और जयकारे भी लगे। इसके तुरंत बाद एक विशाल ड्रैगन पतंग हवा में सीटी बजाती हुई उड़ी। उसी समय उस विशाल ड्रैगन के पास एक रंग बिरंगा फेनिक्स था, जिसके खूबसूरत पंख थे। उसके पंखों से सुनहरा पाउडर छिड़क रहा था, मानो कोई असली फाइनिक्स धरती पर उतर आया हो। वाह, कितना सुंदर! बिखरते पाउडर के साथ साथ ड्रैगन और फीनिक्स भी चमक रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो सभी लोग किंवदंतियों की दुनिया में प्रवेश कर गए हों। वे धीरे धीरे धरती पर उतरे। ड्रैगन के मुंह से सफेद रोशनी का एक बड़ा गोला निकला, जो फट गया और झरनों को उड़ाता हुआ निकल गया। उन रिबनों में से प्राचीन वेशभूषा पहने एक सुंदर महिला धीरे धीरे प्रकट हुई, सुडौल और इत्मीनान से। एक ऐसी सुंदरता जिसे देखकर आप उसे देखना बंद नहीं करना चाहेंगे। जब तीसरी राजकुमारी प्रकट हुई तो पूरी भीड़ जय जयकार करने लगी। बहुत से युवकों ने तीसरी राजकुमारी की खूबसूरती के बारे में पहले भी सुना था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि वह किसी साम्राज्य के पतन का कारण बन सकती थी। आज आखिरकार उन्हें उसे व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका मिला और एक पल के लिए केवल कट्टरपंथियों की चीखें ही सुनाई दे रही थीं। राघव भी उसे देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया। ये पहली बार था जब राघव ने उसे इतनी खूबसूरती से सजे धजे देखा था। उसकी नजर भीड़ पर घूम रही थी। अचानक जब उसने राघव को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने एक छोटी सी गेंद उछाली, जो धीरे धीरे उसकी ओर उड़ी। राघव ने गेंद को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और पाया कि गेंद पर एक छोटा सा टैग लगा हुआ था। पूरा राजमहल तुरंत शांत हो गया। सभी लोग राघव को घूर रहे थे। महारानी दामिनी भी चौंक गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस व्यक्ति का चेहरा सबसे भद्दा था, वह निश्चित रूप से आर्यद्वीप का आर्यवीर था। हालांकि उसने सहज और सहज दिखने की कोशिश की, लेकिन उसके बेकाबू गुस्से ने उसके चेहरे को हरा कर दिया। महारानी दामिनी ने पहले ही अमोदिता की शादी रुद्रा से करने का फैसला कर लिया था, लेकिन आज उनके द्वारा ड्रैगन और फेनिक्स का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण था। इसके अलावा वह गेंद सीधे राघव की ओर फेंकी गई थी। आमतौर पर गेंद का कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन लालटेन के प्रदर्शन के साथ यह वैसा नहीं रह जाता। यह बिल्कुल वैसा ही रिवाज था जैसा प्राचीन समय में युवतियां अपने पति को चुनने के लिए कढ़ाई वाली गेंदें फेंकती थीं। खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करने के बावजूद आर्यवीर अपने शरीर को कांपने और नसों को फटने से नहीं रोक सका। चेंग फेंग, इसे सहन करो। दीपेश ने आर्यवीर पर नजर डाली। चिंता मत करो ग्रैंडमास्टर, रुद्रा खुद को संयमित रखेगा। रुद्रा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी इस तरह कांप रही थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। आर्यवीर की इच्छा थी कि राघव अब भी मर जाए। राघव ने भी महसूस किया कि हर किसी की नजर उस पर अजीबोगरीब थी। यहां उपस्थित लोगों में से केवल ग्रैंडमास्टर संजय ही ऐसे थे जो हल्के से मुस्कुराए। बाकी सभी की निगाहें या तो उलझन भरी या ईर्ष्या भरी थीं। राघव ने अमोदिता और उसकी खूबसूरत इत्मीनान भरी मुस्कान को देखा। उसने उसके हाथ में मौजूद गेंद की ओर इशारा किया। राघव को एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक आतिशबाजी थी, इसलिए उसने उसका टैग खींच लिया और उसे आसमान में फेंक दिया। एक शानदार रोशनी ने पूरे चौक को जगमगा दिया। जब रोशनी की किरणें फीकी पड़ गईं, तो आसमान में दो वाक्यांश दिखाई दिए। ड्रैगन 4 महासागरों में तैरता है, फेनिक्स 9 देशों में उड़ता है,
आर्यवीर अब अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अंततः उसके हाथ में रखा चाय का कप कुचल गया। राघव, अगर मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में नहीं तोड़ता तो मैं आर्यवीर नहीं होता। जहां तक तुम्हारा सवाल है अमोदिता, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा। तुम फूहड़। अमोदिता के कार्यों ने उसे उससे भी अधिक अपमानित किया जितना कि उसने उसके चेहरे पर बुरी तरह से थप्पड़ मारा था। महारानी दामिनी की अभिव्यक्ति भी बेहद बदसूरत थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अमोदिता वास्तव में इतनी बोल्ड होगी और इस तरह से सार्वजनिक रूप से एक आदमी के लिए स्नेह व्यक्त करेगी। राघव भी अवाक रह गया जब उसने दूर खड़ी अमोदिता को देखा। उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, लेकिन फिर भी वह दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। जब उसने राघव को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिससे उसे उसके लिए दर्द महसूस हुआ। अब उसे किस बात की निराशा हो रही थी? क्या यह मौत का सामना करने से पहले खुद को आखिरी बार व्यक्त करने का उसका तरीका था? अमोदिता के आंसुओं से लथपथ मुस्कुराते चेहरे को देखकर राघव के दिमाग में हलचल मच गई। वह अचानक खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए बोला, खून के समुद्र हमें रोक सकते हैं, लेकिन हम अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। ड्रैगन और फेनिक्स दोनों बुढ़ापे तक जीवित रहेंगे। राघव की गुस्से भरी दहाड़ हर किसी के कानों में गूंज रही थी। उसकी दहाड़ में अविश्वसनीय रूप से दृढ़ निश्चय था, एक ऐसी इच्छा शक्ति जो हार मानने के बजाय मरना पसंद करेगी। अमोदिता कांप उठी। उसके हाथ उसके मुंह को ढांक रहे थे। उसके आंसू धीरे धीरे बह रहे थे। उसकी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं थी। वह बस अपनी मृत्यु से पहले एक बार अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करना चाहती थी, ताकि राघव उसके दिल की बात समझ सके। लेकिन क्या राघव की प्रतिक्रिया उसके खुद के विनाश में डूबने के समान नहीं थी? वह दुखी थी और उसे इस बात का अफसोस भी था कि उसने उसे नुकसान पहुंचाया था। तीसरी राजकुमारी थक गई है, आओ और उसे मंच से उतार दो। महारानी दामिनी अपनी पूरी ताकत से उसके गुस्से का विरोध कर रही थी। 5 अंगरक्षक आए और जैसे ही वे अमोदिता को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित कर रहे थे, ग्रैंड मास्टर संजय बोल पड़े, महारानी दामिनी, यह सही नहीं है। यंग लोगों में भावनाएं होना अच्छी बात है। आओ अमोदिता, इस बूढ़े आदमी के पास बैठो। महारानी दामिनी के चेहरे के भाव बदल गए। किसने सोचा होगा कि ग्रैंड मास्टर संजय, जिन्होंने कभी सांसारिक मामलों में भाग नहीं लिया, वास्तव में शाही मामलों में शामिल होंगे। अमोदिता ने ग्रैंड मास्टर संजय की बातें सुनकर खुशी मनाई। शायद वह उसे उसके विनाश से नहीं बचा सकता था, लेकिन उसने सोचा कि वह राघव की रक्षा करने में सक्षम था। यह सोचते हुए वह उसके सामने घुटने टेकने के लिए झुकी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, ग्रैंड मास्टर संजय ने अपना हाथ बढ़ाया और एक कोमल बल ने उसे वापस ऊपर खींच लिया। बच्चे, इस शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है। उसने अमोदिता को बैठने के लिए अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन अन्य लोगों की नजरों में अजीब बात यह थी कि उनके साथ अत्यधिक मतभेद होने के बावजूद दीपेश ने बिना कुछ कहे केवल ठंडे मन से देखा। महारानी दामिनी अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित थीं, लेकिन वह इतनी छोटी सी बात पर संजय को नाराज नहीं करना चाहती थीं। कीमियागर संघ के समर्थन के बिना चाहे शाही परिवार कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे जल्दी ही ढह जाएंगे। इसलिए वह केवल खुद को संयमित कर सकती थी। लेकिन महारानी विधवा के रूप में उनकी सोच और योजनाएं बहुत गहरी थीं। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और वे केवल मुस्कुराईं, तो उत्सव जारी रहने दें। कुणाल आखिरकार राघव के पास खड़ा हो गया। हाथ खींचते हुए वह हंसा, लगता है अब मेरे लिए मंच पर आने का समय आ गया है। पिछले वर्षों में राजकुमारियों की लालटेनें जलते ही कुलीन पुत्रों के बीच नंबर 1 कनिष्ठ योद्धा के लिए लड़ाई शुरू हो जाती थी। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें महारानी दामिनी। यह बूढ़ा आदमी आर्यद्वीप से सिर्फ आपके लालटेन उत्सव में भाग लेने के लिए आया है और मैं आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लाया हूं, दीपेश ने जल्दी से कहा। ओह, ग्रैंड मास्टर का कार्यक्रम निश्चित रूप से देखने लायक होगा। महारानी दामिनी मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए रुकी। यह मेरी प्रशिक्षु है जो इस साल सिर्फ 17 साल की है, लेकिन वह पहले से ही एक सच्ची और परखी हुई गोली प्रशिक्षु है। दीपेश ने विशेष रूप से सच्ची और परखी हुई बात पर जोर दिया। हर कोई स्वाभाविक रूप से राघव की ओर देखने लगा। जो कोई भी मूर्ख नहीं था वह समझ सकता था
वह अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा रहा था कि राघव नकली है। ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि राघव को पिल अप्रेंटिस का दर्जा कैसे मिला। ऐसे कई लोग थे जिन्हें उसकी असली ताकत पर संदेह था। राघव ने दूसरों को सिर्फ एक बार देखने के लिए गोलियों को परिष्कृत किया था, लेकिन यह गिल्ड के अंदर ही हुआ था, इसलिए बाहरी दुनिया को अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ज्यादातर लोगों को लगा कि राघव ने बस चुपके से अपना रास्ता बना लिया था और जरूरी नहीं कि उसके पास कीमियागिरी का कोई सच्चा हुनर हो। लंबे समय तक अपंग रहने के कारण तथा हाल ही में उनकी तेजी से उन्नति के कारण कई लोगों को संदेह था कि उनके पीछे किसी प्रकार का शक्तिशाली समर्थन हो सकता है और वह समर्थन संभवतः ग्रैंड मास्टर संजय ही था। लेकिन ग्रैंड मास्टर संजय चाहे कितने भी अद्भुत क्यों न हो, वे एक अपंग को मात्र 2 महीनों में गोली प्रशिक्षु में कैसे बदल सकते थे। यह सुनकर राघव के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। संजय ने भी कुछ नहीं कहा। दीपेश ने आगे कहा, आज चलो मेरे प्रशिक्षु को यह दिखाने दें कि एक कीमियागर कैसे परिष्कृत करता है। भीड़ ने जयकारे लगाए। कीमियाघरों का बहुत सम्मान किया जाता था तथा उपस्थित अधिकांश लोगों ने गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था। वे इस पेशे के प्रति बहुत सम्मान और जिज्ञासा से भरे हुए थे। गोली बनने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से देखना निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन वास्तव में यह और भी अधिक आनंददायक हो सकता है। आरवी मेरे आर्यद्वीप के कीमियागर गिल्ड का प्रतिनिधित्व कर सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या फेनिक्स क्राई कीमियागर गिल्ड में उसी पीढ़ी का कोई है जो उसके साथ जुड़ना चाहेगा। दीपेश ने ग्रैंड मास्टर संजय की ओर देखा। वह आपकी प्रशिक्षु है, लेकिन राघव मेरी प्रशिक्षु नहीं है, इसीलिए आपकी छोटी सी छिपी चुनौती का कोई मतलब नहीं है, संजय ने उदासीनता से कहा। राघव का दिल कांप उठा। क्या संजय ने उसे कभी प्रशिक्षु के रूप में नहीं लिया? इसका कारण दीपेश से संबंधित था। यह बस खेल है, इससे यहां भी रौनक आएगी, इसलिए यह बेकार नहीं है। इसके बाद दीपेश ने एक पारदर्शी बोतल निकाली जिसमें अंगूठे के आकार की एक लौ थी जो लगातार जल रही थी। यह जानवर की लौ दूसरे दर्जे के जादुई जानवर फ्लेम लेपर्ड से आती है। जो भी जीतेगा उसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। आरवी ने भी उस राक्षसी लौ की ओर लालसा से देखा। वह वास्तव में इसे लंबे समय से चाहती थी, लेकिन दीपेश ने हमेशा उसे देने से इनकार कर दिया था। उस राक्षसी ज्वाला ने भी राघव के लिए एक बहुत बड़ा प्रलोभन प्रस्तुत किया। तो बच्चे, क्या तुम ऊपर आकर खेलना चाहोगे? बहुत से लोग अंदर ही अंदर सिर हिला रहे थे कि यह उकसावा कितना स्पष्ट था। दीपेश का आचरण ग्रैंड मास्टर के रूप में उनकी स्थिति के अनुरूप नहीं था। जैसा कि उन्हें संदेह था, राघव दीपेश को तिरस्कार से देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसने फिर भी एक शब्द बोला, अच्छा। रघु और अन्य लोग अवाक रह गए। राघव, आप क्या कर रहे हैं? सबकी अजीब निगाहों के सामने राघव मंच पर गया और आरवी से कहा, तुमने अपने मालिक की बात सुनी, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलूं?